साजिश के अखाड़े में हारी विनेश का कुश्ती से संन्यास और वक्त पर संसद में होगा संग्राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। विनेश फोगाट ने बड़े दुखी मन से आखिरकार कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी। कुछ देर पहले उनका ट्वीट आया। अपनी माताजी को संबोधित करते हुए उन्होंने एक भावुक ट्वीट किया और लिखा उन्होंने कि कुश्ती से मैं हार गई, कुश्ती मुझसे जीत गई। क्या ट्वीट किया है, उस ट्वीट को हम देखते हैं और उसके बाद बताएंगे कि विनेश फोगाट को किन परिस्थितियों में इस संन्यास की घोषणा करनी पड़ी। हालांकि अभी उनसे अपील की जा रही है, उनके परिजन भी अपील कर रहे हैं कि उनको अपना संन्यास का ये फैसला वापस लेना चाहिए। लिखती है विनेश फोगाट, मां कुश्ती मेरे से जीत गई है, मैं हार गई, माफ करना। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही है। अलविदा कुश्ती। 2001 से 2024 तक ये उनका जो खेल का पीरियड रहा जिसमें उन्होंने खेला। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। इस ट्वीट के साथ विनेश फोगाट ने अपने संन्यास की, कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी। कुश्ती में मंगलवार का दिन जिस तरह से उनके लिए एक संभावना का दिन ही नहीं था, बल्कि पूरे देश की निगाहें लगी थी कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल आने की पूरी उम्मीद है और तय माना जा रहा था। इसलिए तय माना जा रहा था कि लगातार उन्होंने जो 3 मुकाबले जीते उसमें उन्होंने विश्व चैंपियन, 4 बार की विश्व चैंपियंस तक को हराया। बड़ी उपलब्धियां हासिल की 2 दिन के भीतर, लेकिन अगले ही दिन उनके सारे सपने उस वक्त टूट गए जब यह पता चला कि जिस भार वर्ग में वो खेल रही हैं, यानी 50 किलोग्राम भार वर्ग में, उसमें उनका वजन 100 ग्राम, महज 100 ग्राम ज्यादा निकला और उनको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। हालांकि इसको लेकर काफी आलोचना हो रही है, अभी भी इस पर चर्चाएं हो रही हैं, नियम को लेकर भी आलोचना हो रही है और इस पर यह भी कहा जा रहा है कि जो उनके साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ था, भारत की ओर से गया था और लोग भी थे, या भारतीय ओलंपिक संघ है, उसने क्या कहा, इसे लेकर संसद में भी काफी हंगामा हुआ। संसद में तो हंगामा इसलिए भी हुआ कि इस पर जो खेल मंत्री का बयान आया, कुछ देर में हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन पूरे देश ने विनेश को ये कहा, पूरा देश उनके साथ है। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर, राजनीतिक दलों पर, खिलाड़ियों की ओर से, न सिर्फ भारत में पूरी दुनिया भर से जिस तरह से विनेश को समर्थन मिल रहा है, उससे ओलंपिक के इन खेल नियमों पर भी सवाल उठ रहे हैं। दुनिया भर से विनेश को समर्थन मिल रहा है, खिलाड़ियों की ओर से मिल ही रहा है। संगीता फोगाट ने ट्वीट किया है, हमने बचपन से देखा है उस विनेश को हर सही चीज के लिए लड़ते हुए और हर हार के बाद दोबारा उठकर लड़ते हुए। आज हम भी आपको हौसला नहीं दे सकते क्योंकि आपके इस फैसले ने हमें अंदर तक झिझोड़ दिया है। आप एक महान खिलाड़ी हैं। ये संगीता फोगाट ने लिखा है विनेश फोगाट के लिए। ये बार बार विनेश फोगाट के संघर्ष की बात, लड़ाई की बात आ रही है। दरअसल विनेश फोगाट और उनके तमाम रेसलर के साथी जो हैं वो केवल अखाड़े में ही नहीं लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें तमाम और अखाड़ों में, यानी ये जो कुश्ती का अखाड़ा है, सिर्फ इसी लड़ाई को नहीं लड़ रहे थे, पदक के लिए ही नहीं लड़ रहे थे, वहां तो उन्होंने अपना प्रदर्शन किया ही, उनको कुछ कई और मोर्चों पर भी लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। उसकी चर्चा हम करेंगे, आप सब उससे वाकिफ भी होंगे। लेकिन अब जो ये बार बार बात हो रही है, उनकी उपलब्धियों की जो चर्चा हो रही है, उसमें उन चीज़ों को भी बताया जा रहा है, बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उन परिस्थितियों में अगर ये संघर्ष किया और ओलंपिक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने की ओर अग्रसर थी विनेश फोगाट, गोल्ड मेडल लाना तय था, लेकिन उन परिस्थितियों में अचानक जो नियम है उसकी वजह से उनको अयोग्य घोषित कर दिया, बाहर आना पड़ा, सारी उम्मीदें टूट गई, न सिर्फ उनकी बल्कि देश की एक गोल्ड मेडल लाने की उम्मीदें। और इस फाइनल में पहुंचने वाली इस भार वर्ग में वो पहली महिला खिलाड़ी थी। तमाम उपलब्धियां विनेश फोगाट के नाम हैं। बजरंग पूनिया ने भी ट्वीट किया है, विनेश आप हारी नहीं हैं, आपको हराया गया है, हमारे लिए सदैव आप विजेता ही रहेंगी, आप भारत की बेटी के साथ भारत का अभिमान भी हो। ये ट्वीट किया है उन्होंने विनेश फोगाट ने जो अपने संन्यास की घोषणा की है, अपनी मां को संबोधित करते हुए जो ट्वीट किया है, उसी को रीपोस्ट करते हुए, यानी उसी के जवाब में बजरंग पुनिया का ये ट्वीट है। और भी तमाम जगहों से विनेश फोगाट को समर्थन मिल रहा है, ये लोग मान कर चल रहे हैं और बार बार इस बात को विनेश फोगाट के इस ट्वीट में लोग खुद को टैग करके बता रहे हैं
कि आप जीती हैं, आपको यह देश चैंपियन के तौर पर ही देख रहा है, आपको इस तरह से ही लोग मान रहे हैं कि आप गोल्ड मेडल जीत करके वहां से आ रही हैं। साक्षी मलिक खुद भी रेसलर है, तमाम उपलब्धियां उनके नाम हैं। उन्होंने लिखा है कि विनेश तुम नहीं हारी, हर वो बेटी हारी है जिनके लिए तुम लड़ी और जीती। ये पूरे भारत देश की हार है, ये देश तुम्हारे साथ है। खिलाड़ी के तौर पे उनके संघर्ष और जज्बे को सलाम। साक्षी मलिक का ये ट्वीट है। साक्षी मलिक का कहना है बहुत सारे कई राजनीतिक दलों से भी बहुत समर्थन मिल रहा है, दूसरे लोग भी समर्थन दे रहे हैं और यहाँ तक कि विदेशी खिलाड़ी भी समर्थन दे रहे हैं। खास तौर पर भारत में उनको जो समर्थन मिल रहा है उसमें उन परिस्थितियों का भी जिक्र किया जा रहा है जिन परिस्थितियों में विनेश ने पिछले 1 साल तैयारी भी की, अपने स्वाभिमान की भी लड़ाई लड़ी और देश को पदक दिलाने की लड़ाई भी लड़ी अखाड़े में, और विश्व चैंपियंस को हराकर वो फाइनल तक पहुंची। लेकिन फाइनल में उनका जिससे मुकाबला था अमेरिकी खिलाड़ी के साथ, आखिरकार अयोग्य होने के कारण वो मुकाबला नहीं हो सका। ओलंपिक से भी विनेश फोगाट को बाहर कर दिया गया, यानी उनको जो कांस्य पदक मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और कई जो दुनिया भर के खिलाड़ी, इस तरह चैंपियन खिलाड़ी ये सवाल उठा रहे हैं कि विनेश फोगाट को मिलना चाहिए, ये कम से कम रजत पदक मिलना चाहिए, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी भार वर्ग में एक दिन पहले तक वो खेल रही थी, उनका वजन भी सही था, सब कुछ ठीक था। तो खैर ये नियम खेल के हैं, अपनी जगह हैं, लेकिन अब इस घटना के बाद विनेश फोगाट को जिस तरीके से बाहर किया गया उसे लेकर इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ओलंपिक के ये जो नियम हैं उनमें बदलाव क्यों नहीं होने चाहिए। और ये सवाल उठा रहे हैं दुनिया भर के खिलाड़ी जो ओलंपियन रहे हैं, वहां उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इस तरह से लगातार उन पर हो रहे हैं, देश भर में विनेश को समर्थन मिल रहा है। देखते हैं कि राजनीतिक दलों की ओर से किस तरह से उनको समर्थन दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और विनेश के जज्बे को सलाम किया है। इस तरह उसके अलावा शशि थरूर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो उन्होंने समर्थन किया है और यही कहा कि ये लड़की, इसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि किस तरह से ये अपने खुद के मोर्चे पर लड़ती हुई, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हुए, सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए, देश के लिए मेडल की भी लड़ाई किस तरह से लड़ रही थी। और लेकिन उसके साथ ये दुर्भाग्य है कि वो मेडल पाते पाते रह गई। तो इस तरह से जो लगातार समर्थन मिल रहे हैं विनेश फोगाट को, उन सभी लोगों में न सिर्फ देश भर से बल्कि दुनिया भर से उनको समर्थन मिल रहा है। और इस बीच उन्होंने संन्यास की घोषणा की है, लेकिन उनसे यह भी कहा जा रहा है कि अभी आपका खेल खत्म नहीं हुआ, आपको संन्यास नहीं लेना चाहिए। बहरहाल इस पर विनेश फोगाट का क्या फैसला होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से विनेश फोगाट ने देश का नाम रोशन किया, और इसको चाहे ये कहिए कि एक परिस्थिति कहिए, घटना कहिए, साजिश कहिए, चूंकि साजिश के भी आरोप लग रहे हैं, लगातार लग रहे हैं, केवल देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी इस तरह की जो तमाम खिलाड़ी हैं उनका ये कहना है। तो इन परिस्थितियों में अब विनेश फोगाट का आगे का कुश्ती का भविष्य क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक विश्व चैंपियंस को हराकर क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल के बाद उन्होंने फाइनल में जगह बनाई, उसको लेकर पूरे देश भर में उनके प्रति जन समर्थन, बहुत एक व्यापक जन समर्थन उनके लिए खड़ा हो गया है। ये कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट जब भारत लौट करके आती हैं तो उनका उसी तरह से सम्मान होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए जैसे वो ओलंपिक में गोल्ड जीत कर आई हैं, क्योंकि गोल्ड जीतने की पूरी संभावना बिल्कुल कह लीजिए कि रखा हुआ था, पूरी उम्मीद जताई जा रही थी, क्योंकि जिस खिलाड़ी से मुकाबला था उसकी तुलना में विनेश फोगाट को 19 नहीं, 18 नहीं बल्कि 20 माना जा रहा था। तो इस लिहाज से विनेश फोगाट को देश भर में वही समर्थन मिल रहा है, वही उनको प्रेम मिल रहा है और उनके प्रति लोगों का वही सद्भाव है जो वो गोल्ड मेडल लाने पर होता। अखिलेश यादव का ट्वीट आपको एक बार सुनाते हैं। उन्होंने क्या लिखा है विनेश के बारे में कि विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। अखिलेश यादव ने कहा है, यानी जांच पड़ताल की जाए, इस बात को ऐसा कैसे हुआ,
सपोर्टिंग स्टाफ क्या कर रहा था, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कहा जा रहा है और बहुत जिम्मेदार लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि उन सारी चीजों की जांच पड़ताल होनी चाहिए। कल जब ये आयोग घोषित किया गया, उसके बाद खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद में बयान दिया, लेकिन उनके बयान से चूंकि पूछा जा रहा था कि आखिर क्या है, जिस जांच पड़ताल की बात अखिलेश यादव अपने ट्वीट में कर रहे हैं, विपक्षी दलों ने भी किया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी किया, इसीलिए जवाब देने के लिए संसद में खेल मंत्री मनसुख मंडाविया आए, लेकिन उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ विपक्ष, वॉकआउट कर गया। उनका पूछा उनसे कुछ गया था, लेकिन उन्होंने ये बताया कि विनेश फोगाट को ओलंपिक तक भेजने के लिए भारत सरकार ने कितना खर्च किया है। बड़ी इस बात की आलोचना हुई कि देश आपसे जानना कुछ चाह रहा है, लेकिन आप अपनी कितनी छोटी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं कि विनेश फोगाट के ऊपर कितना खर्च किया गया। भाई, खेल मंत्रालय है ही इसीलिए कि खिलाड़ियों को तैयार करे, यहाँ पर खेल से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार करे, देश के खिलाड़ियों को इस लायक बनाए कि वो देश विदेश की प्रतियोगिताओं में मेडल जीत कर लाएं। ये बताने के लिए संसद नहीं है कि आपने एक खिलाड़ी पर कितना खर्च किया। खर्च किया ही जाता है, ऐसा नहीं है कि देश में खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए। तो अमलेंद्र जी, इस मामले को लेकर जिस तरह से एक कहिए कि घेरा है विपक्ष ने, और इसको विपक्ष ने ही नहीं घेरा, देश भर में इसे लेकर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया है, बड़ी तल्ख प्रतिक्रिया लोगों की आई। बहुत सारे जो सरकार के समर्थक लोग भी हैं, हमने देखा, हम सोशल मीडिया पे लगातार देख रहे थे, वो भी खेल मंत्री के इस बयान की बड़ी निंदा कर रहे हैं कि ये बहुत एक कह लीजिए कि बहुत क्षुद्र मानसिकता को दिखाता है कि आप खिलाड़ियों के प्रति, खेल के प्रति और उन खिलाड़ियों के प्रति जिसको इतना मानसिक तनाव मिला है, जिसकी वजह से पूरे देश को एक कह लीजिए कि सेटबैक मिला है, उस पर आप बता रहे हैं कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया। इसको आप बाद में भी बता सकते थे। समीर जी, ये भारतीय जनता पार्टी की तुच्छ मानसिकता और शुद्र जो है उनके विचारों को ये प्रकट करता है खेल मंत्री का संसद में दिया गया बयान। चूंकि पूछा उनसे कुछ गया, जवाब उन्होंने कुछ दिया, और उसमें भी ओछी राजनीति करने की पूरी कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। हालांकि अब आरोप तो सोशल मीडिया पे तमाम लोग ये लगा रहे हैं कि चूंकि अगर विनेश फोगाट जीत कर आ जाती तो प्रधानमंत्री को फिर उनको भी बात करनी पड़ती है, जो कि प्रधानमंत्री बात करना नहीं चाहते थे। अब हम नहीं जानते कि इसके पीछे क्या साजिश है, क्या साजिश नहीं है, चूँकि अखिलेश यादव ने भी साजिश का आरोप लगाया है और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जनता दल यू के नेता केसी त्यागी ने भी इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश का आरोप लगाया है। तो अब ये साजिशें क्या हैं और किसकी तरफ से की गई हैं, अंतर्राष्ट्रीय वो बाहरी विदेशी साजिशें हैं या अंतर्राष्ट्रीय यानी राष्ट्र के अंदर की साजिशें हैं, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। और इसको जनता जो समझ रही है वो लोग समझ रहे हैं कि उनका इशारा लोगों का किस तरफ है। सोशल मीडिया पर भी जिस तरीके से भाजपा के समर्थक अब जो बातें कर रहे हैं उससे भी समझा जा सकता है कि इसमें निश्चित तौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हैं वो विदेशी नहीं बल्कि घर की अंदरूनी साजिशें कुछ ना कुछ बताती हैं। चूँकि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष जो है वो कहते हैं कि इसके लिए न्यूट्रिशियन और जो कोच है वो जिम्मेदार हैं। मनसुख मांडविया कहते हैं, वो कुछ और बताते हैं कि उसके लिए कोई और जिम्मेदार है, वो बताते हैं कि अच्छे कोच और अच्छे डाइटिशियन दिए गए थे। तो खेल मंत्री का कहना है कि अच्छे दिए गए थे और कुश्ती संघ के अध्यक्ष का कहना है कि उसके लिए वो दोषी हैं। तो ये एक तरीके से कन्फ्लिक्ट जो है वो सरकार के अंदर के लोगों में वो भी साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। दूसरा, जो पीटी उषा वहाँ गई उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं, नीता अंबानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। तो सवालों क्या है, वो सवालों पे हम तो नहीं जा सकते, वो सवाल हमारे नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर और देश के लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो हो रहा है। कहा जा रहा है कि 100 ग्राम में 1 अरब दिल जो है वो टूट गए, यानी 100 ग्राम अधिक होने से 1 अरब दिल जो है वो टूटे हैं और देश हारा है। ये विनेश फोगाट नहीं हारी है, ये देश हारा है। इसको लेकर कहा जा रहा है। राकेश टिकैत ने कल बहुत गंभीर ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि साजिश के अखाड़े में हार गई है विनेश फोगाट, यानी साजिश का अखाड़ा जो है वो कहा, और इसीलिए हम जो अपना दे रहे हैं कि साजिश के अखाड़े में हारी, मतलब ये कुश्ती के अखाड़े में नहीं, साजिश के अखाड़े में। और बजरंग पुनिया ने भी और विदेशी खिलाड़ियों ने भी खिलाड़ी तक ये आरोप लगा रहे हैं। तो राकेश टिकैत लिख रहे हैं कि ये एक बेहद दुखद खबर है कि देश की बेटी को कोई अखाड़े के मैदान में नहीं हरा पाया, लेकिन साजिश के अखाड़े में हरा दिया गया है।
देश का एक मेडल आज राजनीति का शिकार हो गया। यह देश इस दिन को कभी नहीं भूल सकता। राकेश टिकैत किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं। बहुत ही गंभीर ये आरोप लग रहे हैं, खिलाड़ियों की तरफ से लग रहे हैं ये आरोप, राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता इस बात को लेकर यही कह रही है, वो मानने को ही तैयार नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर वेट ज्यादा था तो उसको अपील करने के लिए, उसको कम करने के लिए मौका भी दिया जाता है। और ये तकनीक है, अब उसके बारे में तकनीकी विशेषज्ञ या खेल विशेषज्ञ ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों का यह कहना है कि वेट रातों रात और कुछ घंटों में ये इन खिलाड़ियों के पास उनको ये सिखाया जाता है कि कैसे अपने वेट को अगर कुछ बढ़ा हुआ है तो उसको कम किया जा सकता है। तो ये सारी बातें हैं। इन सब के बीच अगर 100 ग्राम वजन बढ़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर जो ये आरोप लग रहे हैं उनके पीछे कुछ न कुछ कारण होंगे। और आरोप चूंकि खिलाड़ियों की ओर से, जिन्होंने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लिया, मेडल जीत कर आए, वो लोग आरोप लगा रहे हैं। और इसलिए ओलंपिक के नियमों को अब बदलने की भी बड़े पैमाने पर मांग हो रही है। और मुझे लगता है कि यह मामला भी काफी अब एक विवाद का विषय बनेगा आगे चलकर, इसीलिए कि विनेश फोगाट को जिस तरह से ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई किया गया है। प्रियंका चतुर्वेदी को एक बार सुनते हैं क्या कह रही हैं इस मसले पर। और चूंकि बताया हमने कि इसको लेकर संसद में कल हंगामा हुआ है और आज भी हंगामे के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष खेल मंत्री के उस बयान को लेकर बहुत नाराज है। उन्होंने अपील भी करा है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में कि उनको जॉइंट सिल्वर मेडल दिया जाए। बिल्कुल, उनने जो अपील की है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने जो अपने 3 बाउट्स लड़े थे वो उसमें उन्होंने जीत हासिल पाई थी। और उनको डिस्क्वालीफाई इस तरीके से करना, और कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और जो पूरी टीम गई हुई है, उनका पुख्ता तरीके से लड़ाई लड़ना इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ। मैं मानती हूँ कि उनको हमारे जो सिल्वर मेडल उनको मिलना चाहिए था, उससे उनको वंचित रखा गया है। उम्मीद करती हूँ उनके साथ न्याय होगा। हरियाणा सीएम ने कहा है कि जब विनेश फोगाट आएंगे उनका ग्रैंड वेलकम किया जाएगा, उनको एक मेडलिस्ट वाली सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी। बात फैसिलिटीज़ की नहीं है, सबसे बात इम्पॉर्टेंट है कि उनको उस समय पे समर्थन मिलना चाहिए था जब उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी है। चाहे वो जंतर मंतर पे हो, तब पूर्व मुख्यमंत्री हों जो अब केंद्र में आ गए हैं, या अब के मुख्यमंत्री हों, उन्होंने किसी ने हरियाणा की बेटी की आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि उसमें जातिवाद ढूंढने का काम किया, वह प्रांतों में लोगों को बांटने का काम किया। और अब वो सबसे बड़ी उनकी लाइफ की चुनौती है, जहाँ पे जीता हुआ मेडल वो हार गई हैं क्योंकि एक आर्बिट्रेरी डिसीजन लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार उनको पूरी मजबूती से लड़ाई लड़वाएगी, जो उन्होंने अपील की है उसमें उनका पूरा समर्थन करेगी। तो विनेश फोगाट को लेकर पूरे देश और दुनिया से समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लिखा है कि सिस्टम से पक गई है ये लड़की, लड़ते लड़ते थक गई है लड़की। और यही नहीं, ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रहे अमेरिकी रेसलर जॉर्डन बोरो भी विनेश के समर्थन में आए हैं। उन्होंने कहा है कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिए जाने की उन्होंने मांग की है और साथ ही ओलंपिक के नियमों में बदलाव करने की जरूरत भी बताई है। यानी अब इस मुद्दे ने पूरे दुनिया को एक विमर्श में ढकेल दिया है कि क्यों न इन नियमों में बदलाव किए जाएं। तो विनेश फोगाट ने संन्यास की घोषणा कर दी है, बहुत ही भावुक ट्वीट करते हुए अपनी मां को संबोधित, और जिस तरह से उनकी कुश्ती के अखाड़े में ओलंपिक खेल में हार हुई है। इसे लेकर संसद में कल बयान दिया था खेल मंत्री ने, विपक्ष नाराज होकर विपक्ष ने वॉकआउट किया था। आज भी इस मामले में हंगामे के आसार हैं, लेकिन हंगामे के आसार संसद में आज एक दूसरे मामले को लेकर भी है, वो है वक्फ नियमों में, कानून में जिस तरह से संशोधन का प्रस्ताव लेकर सरकार आ रही है, उसे लेकर विपक्ष ने उसमें स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है, चर्चा कराने की मांग की है। पहले भी इसको लाने की कोशिश थी लेकिन तब नहीं लाई, लेकिन आज ये प्रस्ताव, संशोधन प्रस्ताव लाया जा रहा है और इस पर विपक्ष ने अगर उसके चर्चा की मांग की कराने की मांग की है, नहीं कराई जाती है तो विपक्ष इस पर सरकार को घेरेगा, क्योंकि इस संशोधन प्रस्ताव के जो तमाम प्रावधान हैं उनको लेकर विपक्ष नाराज है और विपक्ष ही नहीं बल्कि सहयोगी दलों में भी नाराजगी की खबरें आ रही हैं। तो वक्फ कानून में संशोधन का प्रस्ताव आज लेकर संसद में सरकार आएगी और क्या है इस पर, इसका बताया ये जा रहा है कि
जो वक्फ कानून है उसमें राज्यों की शक्तियों को, वक्फ बोर्ड्स को जो शक्तियां दी गई हैं उनको कमजोर करने की कोशिश है और इस पर केंद्रीय नियंत्रण बढ़ाए जाने की साजिश की जा रही है, ये विपक्ष का आरोप है। प्रियंका चतुर्वेदी को, शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी हैं, क्या कह रही हैं इस मामले में, सुनते हैं उनको। आज वक्त और उन्होंने अपील भी करा है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में कि उनको ज्वाइंट सिल्वर मेडल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि इस पर चर्चा कराए बिना इसको लाने की जरूरत नहीं है और ये आरोप लगाया है कि जो वक्फ बोर्ड के अधिकार हैं उनको खत्म करने की, उनको कमजोर करने की साजिश है। अखिलेश यादव लिखते हैं कि वक्फ बोर्ड का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है। बड़े शायराना अंदाज में उन्होंने ट्वीट किया है कि वक्फ बोर्ड का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा, रेल, नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। वक्फ बोर्ड की जमीनें डिफेंस लैंड, रेल लैंड, नजूल लैंड के बाद भाजपाइयों के लाभार्थ योजना की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र है। भाजपा क्यों नहीं खुलकर लिख देती भाजपाई हित में जारी, इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। भाजपा रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है, उसे अपने नाम में जनता के स्थान पर जमीन लिखकर नया नामकरण कर देना चाहिए, भारतीय जमीन पार्टी। ये ट्वीट अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये बिल, ये संशोधन प्रस्ताव लाया इसलिए जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास जो तमाम जमीनें हैं, हजारों लाखों हेक्टेयर जमीनें हैं, उन जमीनों पर सरकार कब्जा कर ले। हालांकि वो, उनका आरोप तो ये है कि वो सीधे भारतीय जनता पार्टी उन जमीनों पर कब्जा कर ले और जिस तरह से रेलवे की जमीनें हैं, डिफेंस की जमीनें हैं, उनको साजिशन, ऐसा उनका कहना है कि जिस तरह से अपने लोगों को देने की कोशिश की जा रही है उसके तहत ये लाया जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में जो नजूल इस संपत्तियों को लेकर जो विधेयक आया था उसको लेकर भी इसी तरह के सवाल उठे थे और इन सारे मामलों में सरकार अब विपक्ष के निशाने पर है, घिरती नजर आ रही है। बड़ा आरोप है अमलेंदु जी इस पर। और जमीनों को लेकर जिस तरह सरकार बताया जा रहा है कि रेलवे की संपत्तियां, रेलवे का जगह जगह रेनोवेशन इसलिए किया जा रहा है ताकि बिल्कुल बढ़िया तरीके से बना करके और उसको कारपोरेट सेक्टर को दे दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर दिया भी जा रहा है, रेलवे स्टेशनों को दिया जा रहा है, हवाई अड्डों को दिया जा रहा है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव कि इसके जरिए ये इस जो संशोधन प्रस्ताव लाया जा रहा है, अब वक्फ बोर्ड की जमीनों पर सरकार की निगाह है। देखिए, निश्चित तौर पे जो आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव, वो उनका अपना एक आरोप तो है, लेकिन इसके पीछे जो राजनीति है समीर जी, उसको समझा जा सकता है और अखिलेश यादव के जो आरोप हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई भी नज़र आ सकती है। क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से ज़मीनों को लेकर के अति उत्साहित दिखाई पड़ती है, चाहे वो किसानों की ज़मीन छीनने का मामला हो, चाहे जंगलों की कटाई का मामला हो, चाहे एक खास A1 A2 के कॉरपोरेट घरानों को खदानों पर कब्जा कराने का मामला हो, ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं कि ज़मीन को लेकर के इस सरकार की एक सनक जो है वो दिखाई पड़ती रही है। पिछले 10 वर्षों में भी इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं और किसानों का आंदोलन तो बहुत बड़ा इसीलिए हुआ कि ज़मीनें छीनने की योजना सरकार की थी, ऐसा आरोप था किसानों का और उसके विरोध में किसान जो थे वो सड़कों पर उतरे और 1 साल से ज़्यादा किसानों का वो दिल्ली में आंदोलन चला, सड़कों पर किसान बैठे रहे और 750 से ज़्यादा किसान उसमें शहीद हुए। ये सारी चीज़ें सामने आई। इससे ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, इसमें अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए समीर जी, ये गंभीर मसला है। इसको लेकर कल जो था संजय राउत ने कहा था कि ये 10 सालों में जिहाद, वो लैंड जिहाद शुरू हुआ है। तो ये लैंड जिहाद जो कहा गया, वो लैंड जिहाद जो है, इसका मतलब वो लैंड जिहाद भी ये कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से ज़मीन को लेकर जो है वो अपनी नीति अपनाई है, ये सरकार ने कहा है। तो ये समझा सकता है अच्छे तरीके से कि ज़मीन को लेकर के इस सरकार की क्या नीति और ज़मीन पर किस तरीके से सरकार काम कर रही है। और ये वक्फ बोर्ड की जो मामला है, ये केवल निशाना जो है वो मुसलमान नहीं है या वक्फ की ज़मीनें मतलब नहीं है कि सरकार उसमें, इसको किसी भी तरीके से कॉर्पोरेट घरानों को बेचे जाने की भी जो आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच होते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से इस सरकार के दौरान पिछले 10 वर्षों में कई लाख सरकारी स्कूल बेच दिए गए, बंद कर दिए गए और कहा यह गया कि वहाँ बच्चे नहीं
नहीं आ रहे हैं, कि टीचर नहीं है और वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, इसलिए स्कूलों को बंद कर दिया गया। और वो ज़मीनें सारी स्कूलों की वो आरोप लग रहे हैं कि वो आरएसएस से जुड़े संगठनों को बेच दी गई हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो पीएसयूज हैं, उनके जो विनिवेश की बात होती है, उनको बेचने की बात होती है, उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण यही है कि निगाह जो है वो ज़मीनों पर है, क्योंकि उनके पास कई जगहों पर बहुत सारी ज़मीनें हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए यही बात होती है और इसीलिए ये जिस तरीके के कानून सवार हैं ये समझा जा सकता है। इसका मतलब समीर जी, क्या ये सरकार वास्तव में जाने वाली है और ये सब कुछ बेच बाच के जाना चाहती है? मुझे याद आता है, मैं न्यूज़ पॉइंट में कई बार एक किस्सा सुना चुका हूँ कि हमारे एक मित्र थे, वो खैर नहीं रहे इस दुनिया में, और वो हेमवती नंदन बहुगुणा के काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी थे। और जब वो जनता पार्टी की सरकार गिरी दोहरी सत्ता के सवाल पे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि चचा ये बताइए कि ये पहली बार जो थी वो गैर कांग्रेस सरकार बनी थी और आप लोगों ने इस सरकार को गिरा दिया। तो हेमवती नंदन बहुगुणा ने उनसे कहा कि भतीजे तुम नहीं जानते हो, ये आरएसएस वाले जो थे ये सरकार के ऊपर हावी हो रहे थे, ये सब जगह घुसना चाह रहे थे, ये जिस दिन पूरी तरीके से पावर में आ जाएंगे पूरा देश बेच देंगे। हमने देश बिकने से बचाया है। और समीर जी, वो चीज़ें अब सच साबित होती नज़र आती हैं, किस तरीके से देश बेचने के पुनीत कर्तव्य में ये सरकार लगी हुई है। और इस सरकार के ऊपर जो विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि ये देश बेचने का काम किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सच होते हुए नजर आते हैं। बाकी अब जो कानून पास होता है नहीं होता है तो समय बताएगा, क्योंकि विपक्ष मजबूत है अब लोकसभा में और मांग होगी। जैसा कि प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि भाई क्या आपने इस पे जेडीयू और टीडीपी से बातचीत कर ली है, क्या उन्होंने इस पे सहमति दे दी है? अगर उन्होंने सहमति दे दी तो ठीक है, वरना आएगा तो उनका प्रमोद तिवारी का बयान था कि वो आए, पहले कॉपी मिले उसकी, बताया जा रहा है कि कॉपी दे दी गई है सांसदों को, तो इसको हम पढ़ेंगे, उसको फिर देखेगा। तो ये कहीं ना कहीं समीर जी, ये बिल जो है वो प्रवर समिति को जाएगा और वहाँ फिर प्रवर समिति में देखेंगे क्या हुआ। इतना आसान अब नहीं होगा किसी भी बिल को पास करवा पाना सरकार के लिए, खासतौर से ऐसे बिल जिन पे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सरकार राजनीति करती रहती है। और इस बिल के जरिए एक तरफ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति सरकार करना चाहती है, दूसरी तरफ इसके जरिए उसकी निगाहें जमीनों पर टिकी हुई हैं। समीर, बिल्कुल, इस पर वोटिंग की जो आत्मविश्वास है वो सरकार नहीं दिखा पाएगी, इसीलिए कॉपीज बांटी गई हैं। चूंकि पहले सोमवार को ही ये बिल लाने का एक की योजना थी, लेकिन नहीं लाया गया, क्योंकि जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और भी दूसरे सहयोगी दल, उनकी ओर से कहा गया कि उनको तो पता ही नहीं है कि ये विधेयक लाया जा रहा है, और विधेयक लाने से पहले कैबिनेट में उसकी चर्चा होती है, सांसदों को उसकी कॉपीज दी जाती हैं, बताया जाता है कि ये क्या है और हम इसको क्यों ला रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों को, वो सारे प्रोसेस को बाईपास करते हुए विधेयक को लाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन विरोध के देखने के बाद अब इसको सांसदों को कॉपी दी गई है, अब लाया जा रहा है। लेकिन इस पर वोटिंग कराने की अभी ऐसा लग रहा है कि शायद सरकार अभी कॉन्फिडेंस न दिखा पाए, क्योंकि अगर वोटिंग कराती है और किसी भी स्थिति में वोटिंग में हार जाती है, नाकाम रहती है, तो सरकार चली जाएगी और ये खतरा वो कभी मोल नहीं लेगी। कम से कम उससे पहले अपने सहयोगी दलों को इस बात के लिए तैयार कर लेगी कि हाँ, हम इसको ले आएं या ना ले आएं। तो सहयोगी दलों को तैयार करना बड़ा मुश्किल है इस विधेयक में जिस तरह के आरोप लग रहे हैं। जैसा अमलेंदु जी ने कहा कि ये केवल मुस्लिम धर्म से संबंधित नहीं है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो उससे मुसलमानों को दिक्कत है। दरअसल उसकी जो जमीनें हैं उस पर सरकार की निगाह लगी हुई है, और ये आरोप विपक्ष के नेताओं का है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कहा है, विपक्षी नेता भी ये लगातार कह रहे हैं, सभी दलों के लोग ये कह रहे हैं कि इसके पीछे और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन जमीनों पर कब्जा करना, सरकार कब्जा करेगी या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग कब्जा करेंगे, ऐसा विपक्ष का आरोप है। इस मामले में संसद में क्या होने वाला है इसको हम देखेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। एक बार हम रुख करते हैं संसद का, लोकसभा की ओर चलते हैं, देखते हैं वहां क्या चल रहा है, प्रश्नकाल में किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। For palm oil farmers, sir, there are almost 1 lakh farmers of palm oil, sir. If these incubators are set up in even in Elur constituency, this will help these palm oil farmers also, sir. I request you, Honorable Minister, if it is possible to set up even in the palm oil farmers in the Elur also, sir. माननीय स्पीकर महोदय, माननीय सदस्य की जो इच्छा है कि जिला में और व्यवस्था की जाए, उस पर हम लोग विचार करेंगे। माननीय सदस्य। सर, अगेन सर,
in Elur constituency only, sir, there is a Poloram project which we are constructing in Elur constituency. It is in Poloram is in Elur constituency only, sir. Sir, here what is happening, sir? Rehabilitation, people are leaving the place from here because water is coming in, sir. Because of that, these all here also 1,20,000 people are relocating from there to some other places, sir. They are going to they should find a new job or new culture or new setup for their livelihood, sir. Even if you are able to set up this incubation even in the Poloram area also, this will help them to get jobs, especially for youth sector, sir. If you consider that also, it will be helpful for us, sir. That is our major request in Poloram also, sir. This is my request, sir. स्पीकर महोदय, बात सही है कि हमारे MSME जो योजना है उसमें विशेष करके प्रधानमंत्री जी के निर्देश के आलोक में युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। और इस परिस्थिति में माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न को हम लोग संज्ञान में लिया है और यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेजमेंट देने के लिए और उनको अपॉर्चुनिटी अफोर्ड करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, ये हम उनको बताना चाहते हैं। सुकांत कुमार पनिगरी। Honorable Sir, what is the current status of implementation of this scheme Aspire in Odisha? How many rural तो लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्रवाई हम देख रहे थे और प्रश्नकाल चल रहा है। उधर सदन के बाहर परिसर के भीतर महंगाई को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है। तमाम जो खाद्य सामग्री हैं उनके कीमतें जो बेतहाशा बढ़ी हैं हाल के दिनों में। हालांकि कीमतें तो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं तमाम चीज़ों की, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो बढ़ती हैं उसको कम करने के लिए उसके विरोध में विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है संसद के सदन के भीतर। वहां पर संसद परिसर में देख रहे हैं सदन के बाहर उनका विरोध प्रदर्शन, जिसमें विपक्षी तमाम सांसद मौजूद हैं और उन लोगों ने लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। वहां प्रदर्शन चल रहा है, इसको हम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि किस तरह से विपक्ष के सांसद महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई है। ऑडियो नहीं, हाँ, कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई है। हाँ, राहुल गांधी कांग्रेस तो संसद में वक्फ संशोधन विधेयक जो आज आने वाला है उसे लेकर हंगामे के आसार हैं। समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो उसका विरोध करेंगे, किसी भी कीमत पर उस प्रस्ताव को पारित नहीं होने देंगे। विपक्ष के कांग्रेस पार्टी ने भी उसका विरोध करने की बात कही है। विपक्षी गठबंधन के इशारे पर लगातार सरकार के तमाम जो फैसले हैं वो आ रहे हैं, उनको लेकर विपक्ष एकजुट है और सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो है कि जो विनेश फोगाट जिस तरह से ओलंपिक से बाहर हुई हैं उसमें तमाम साजिशों की बात हो रही है, उसे लेकर भी संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं, क्योंकि कल खेल मंत्री के बयान से जो विपक्षी सांसद हैं वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने विरोध किया, वॉकआउट किया और सबसे ज़्यादा नाराज़गी संसद के भीतर ही नहीं बाहर भी इस बात को लेकर हुई कि जो एक एक पाई का खर्च का हिसाब विनेश फोगाट पर किया है सरकार ने, खेल मंत्री संसद के भीतर उस बयान को दे रहे थे। मुझे लगता है कि ये बयान इस पर खेल मंत्री उसी तरीके से घिरेंगे जिस तरह से दूसरे मसलों पर विपक्ष उनको घेर रहा है। और ये बड़ा संवेदनहीन बयान अमलेंदु जी बताया जा रहा है सोशल मीडिया में भी और तमाम खिलाड़ियों की ओर से भी। जी बिल्कुल, बहुत संवेदनहीन बयान था। संवेदनहीन नहीं बल्कि क्रूर बयान इसको कह सकते हैं जी। संवेदनहीन तो ये है कि चलिए आप संवेदना नहीं है, लेकिन यहाँ तो क्रूरता दिखाई पड़ रही है कि आप एक तो उसके साथ साजिश हो रही है लड़की के साथ में जो कि मेडल लेकर के आती, गोल्ड मेडल लेकर के आती। तो जो भी लोग इस समय समीर जी विनेश फोगाट के खिलाफ कुछ बोलते हुए नजर आते हैं या किसी भी तरीके से तंज करते हुए नजर आते हैं, समझ लीजिए कि ये सब लोग जो हैं वो एंटी इंडिया गैंग के मेंबर हैं।
ये सब भारत विरोधी लोग हैं जो इस समय इस तरह की बातें कर रहे हैं। चूंकि ये सिर्फ विनेश फोगाट के खिलाफ साजिश नहीं है, भारत के खिलाफ साजिश है और इसको पूरा देश भारत के खिलाफ साजिश के तौर पर ही देख रहा है, चाहे इस साजिश में अंदरूनी ताकतें शामिल हों चाहे बाहरी ताकतें शामिल हों। जो जिसने भी साजिश किया उसने देश के खिलाफ साजिश की है। चूंकि ये मेडल विनेश फोगाट का मेडल नहीं होता, ये मेडल भारत के लिए मेडल होता, तो भारत का नुकसान हुआ है, भारत इस मैच से बाहर हुआ है, तो ये नुकसान भारत का है। तो ये एक तरीके से क्रूर जो था वो प्रहार खेल मंत्री का समझा जा सकता है। विपक्ष इसी को लेकर आरोप लगा रहा है कि ये जो है उनका बयान जो था खेल मंत्री का वो क्रूरता की सीमा को पार करता हुआ था, या ऐसा विपक्ष का आरोप है समीर जी। तो अब ठीक है, विपक्ष की अपनी आरोप है, लेकिन देश जो समझ रहा है समीर जी वो ये समझ रहा है कि ऐसे समय कम से कम ओछी राजनीति सरकार को नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री स्वयं जी जो कल तक जो थे पूरा जब तक वो जीत के आई थी, मेडल जीत रही थी, एक शब्द प्रधानमंत्री की तरफ से विनेश फोगाट के लिए नहीं आया, और जैसे ही उसकी हार होती है वैसे ही तुरंत प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं। तो क्या आप इंतजार कर रहे थे इस बात का कि उसकी हार हो? और हम देख रहे हैं कि सुबह हम देख रहे थे टीवी चैनल्स पे आ रहा था कि नीरज चोपड़ा से प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, वो ओलंपिक में जाने वाले हैं। क्या प्रधानमंत्री ने विनेश फोगाट से भी बात की थी जैसा आप नीरज चोपड़ा से बात कर रहे हैं? तो ये जो आरोप प्रत्यारोप जो चल रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ षड्यंत्रों की बू आ सकती है, ऐसा लोगों को लग रहा है समीर जी। इसीलिए जांच की बात की जा रही है और जिम्मेदार नेताओं की तरफ से। और जैसा अभी अमलेंदु जी ने कहा कि प्रधानमंत्री का ट्वीट तब आया विनेश फोगाट की उपलब्धियों पर जब वो ओलंपिक से बाहर हो गई, उससे पहले क्वार्टर फाइनल जीता, सेमीफाइनल जीता, तब उनका ट्वीट नहीं आया। तो इस पर भी सोशल मीडिया में काफ़ी आलोचना हुई और चर्चा हुई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बहरहाल इस पर देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन संसद में जो खेल मंत्री का बयान रहा उस पर संसद के सदस्यों ने काफ़ी नाराज़गी दिखाई, कल वॉकआउट कर गए। आज भी उस पर हंगामे के आसार हैं, निश्चित तौर पर उस पर सवाल पूछा जाएगा और इस पर सवाल उठेंगे कि आपको एक एक पैसे का हिसाब उसी समय देने की क्या जरूरत है जिस समय एक कह लीजिए कि पूरे देश को विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने का धक्का लगा है, सेटबैक लगा है, परेशान है। उसमें आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने इन पर कितना पैसा खर्च कर दिया। इसको बहुत ही एक कहा जा रहा है लोगों के जरिए कि एक छोटा बयान है, क्षुद्र बयान है और ये निम्न मानसिकता का परिचायक है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह की बातें लगातार हो रही हैं। एक बार रुख करेंगे हम लोग राज्यसभा का, वहां के किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, उसके बाद फिर वक्फ बोर्ड को लेकर आज जिस तरह से संशोधन प्रस्ताव लाने की योजना है सरकार की, उस पर विपक्ष पहले से ही विरोध करने के लिए अड़ा हुआ है। क्या है विरोध की वजह, उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार रुख करेंगे राज्यसभा का। Motion moved. Those in favor will please say ayes. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Honorable members, supplementary list of business inter alia regarding consideration and return of the Finance Bill 2024 has been issued. A copy of the bill as passed by Lok Sabha was circulated in the morning. Those honorable members who desire to give notices of amendments to the said bill may do so till 1 p.m. today. Honorable members, the Business Advisory Committee in its meeting held on 7th August 2024, considering the suggestions made by the Ministry of Parliamentary Affairs, recommended that the reply of the Honorable Minister of Finance to the combined discussion on Jammu and Kashmir Appropriation Number 3 Bill 2024 and the Appropriation Number 2 Bill 2024 may be given along with the reply to the Finance Bill 2024. Matters raised with permission. Dr. Aziz Madhav Rao Gopchade. Need for legal recognition of electro-homeopathy medical system in the country. आदरणीय सभापति महोदय, हमारे देश में कुल मिलाकर 1 second, you can see me in my chamber. आदरणीय सभापति महोदय, हमारे देश में कुल मिलाकर
6,64,300 गांव हैं। हिंदुस्तान के 140 करोड़ की आबादी में डॉक्टर पेशेंट रेशियो 1:834 है। कुल मिलाकर 23 लाख डॉक्टर, चिकित्सक एवं ये अपनी देश की सेवा में लगे हैं। मैं जो आज बात इस पवित्र सभागृह में बोलने जा रहा हूं, वो हमारे सभी डॉक्टर्स, पैथी के सारे चिकित्सकों के लिए ये पसंद नहीं आएगी। हमारे हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है हमारे चिकित्सक गांव-गांव में जाकर अपनी चिकित्सा सेवा गरीब जनता को दे, जिससे आयुष्मान भारत का प्रधानमंत्री। तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संसद में हंगामे के आसार हैं। थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई पार्लियामेंट में, राहुल गांधी भी उसमें मौजूद रहे और उसमें भी इसी मुद्दे पर चर्चा हुई कि वक्फ संशोधन विधेयक लेकर जो सरकार आ रही है उसका विरोध किया जाना है। उस पर जो भी चर्चा हुई, तो उस पर चर्चा के लिए ये बैठक हुई है कांग्रेस पार्टी के सांसदों की पार्लियामेंट के भीतर। इसके अलावा एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने भी वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर एक बयान दिया है। उनका भी कहना है कि ये सरकार, इसके पीछे जो सरकार की नीयत है वो ठीक नहीं है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि विधेयक के जरिए, संशोधन विधेयक के जरिए ये सरकार वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उस पर उसकी निगाह है, उसको हड़पना चाहती है, ऐसा आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है। सुप्रिया सुले जो एनसीपी की नेता हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात कही है, यानी विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए। कांग्रेस पार्टी की बैठक भी हुई जिसमें इस पर चर्चा हुई है। तो अब इस मामले में सरकार के सामने एक बड़ी विकट स्थिति है, क्योंकि विपक्ष तो विरोध कर ही रहा है। ये तमाम ऐसे मुद्दे इस बीच आ रहे हैं जिस पर केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि सरकार के सहयोगी दल, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भी उसके साथ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। सुनते हैं सुप्रिया सुले क्या कह रही हैं। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? नहीं, हमने देखा नहीं है। हम उनको कह रहे हैं अभी हम ऑब्जेक्ट करेंगे और एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करे और चर्चा होनी चाहिए। पहले से डायरेक्ट बिल नहीं ला सकते, हम ऑब्जेक्ट करेंगे और इधर स्टैंडिंग कमेटी भेजे और या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करे उसके लिए। Then the government is also saying that we are not taking away the land. It's just that we want them to be efficiently managed and also come under the system of revenue. They should be registered. They should be. Nobody is against accountability in this country. This country is made and built by very honest people. So the point I'm making is that we all need time. They've just given us the bill. Either send it to standing committee for more deliberations or make a joint parliamentary committee. क्या आप लोग विरोध करेंगे मैडम इस बिल का? तो वक्फ संशोधन प्रस्ताव को लेकर जो विधेयक सरकार लाने जा रही है उस पर सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। विपक्ष का बड़ा आरोप है, विपक्ष ही नहीं सरकार के सहयोगी दलों का भी, कि उन्होंने देखा तक नहीं है उस विधेयक को। यही बात सुप्रिया सुले भी कह रही थी कि कोई भी विधेयक लाने से पहले उस पर चर्चा कराई जानी चाहिए, उस पर बातचीत होनी चाहिए और तब उस विधेयक को लाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर विधेयक के बारे में कैबिनेट के सहयोगी दलों को ही नहीं पता है कि सरकार विधेयक लाने जा रही है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं सरकार के सहयोगी दलों की ओर से भी। इन परिस्थितियों में बहुत मुश्किल है कि सरकार इस विधेयक को पास करा पाए, लेकिन वो लाने की तैयारी में जरूर है। पर अमलेंदु जी, ये इतना बड़ा आरोप है कि सरकार, जबकि अल्पमत की सरकार है, सहयोगी दलों की एक तरह से कहिए कि कृपा पर चल रही है, बावजूद इसके उसके इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो कोई विधेयक ला रही है, इतना महत्वपूर्ण विधेयक जिस पर सहयोगी दल भी एक इत्तेफाक नहीं रखते हैं जिसके साथ। तो ये आखिर कैसे कर पा रही है वो? क्या उसको लग रहा है कि हम ला सकते हैं और 240 सांसदों की बदौलत भी हम उसको पारित करवा ले जाएंगे? नहीं समीर जी, देखिए इसके पीछे मंशा सिर्फ इतनी नहीं है कि उसको पास करा लेंगे अगर तो बिना जेडीयू, बिना तेलुगु देशम के समर्थन के नहीं करा पाएंगे। पहली बात तो ये बहुत साफ है। अब तेलुगु देशम और जेडीयू अगर इसका समर्थन करते हैं तो इसका मतलब कि वो अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं समीर जी, बहुत साफ शब्दों में सब कहा जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसकी कोई चिंता नहीं है कि कब्र जो है वो
किसकी खुदेगी, भारतीय जनता पार्टी का अपना सांप्रदायिक एजेंडा चलता रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए दो चीज़ें कर रही है, एक तो सांप्रदायिक एजेंडा अपना चला रही है, दूसरा ज़मीन बेचने की जो उसकी रणनीति है उस पर भी काम कर रही है। ज़मीनों को जिस तरीके से सौदे किए जा रहे हैं ये हम लोग साफ तरीके से देख रहे हैं। देखिए वक्फ की संपत्तियों पर तो अब ये कानून आएगा, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि जो पहले समीर जी आप लोग को भी याद होगा, चूँकि आप इलाहाबाद में रहे हैं, इलाहाबाद में पढ़े हैं आप, डीएवी कॉलेज हुआ करते थे, अभी भी हैं डीएवी कॉलेज, और पहले वो उसमें आर्य समाज के ही लोग सब उसके प्रबंधन कमेटियों में हुआ करते थे। वो डीएवी कॉलेज से आर्य समाज के लोगों का प्रभुत्व कब खत्म हो गया और वो कब आरएसएस के लोगों के कब्जे में चला गया, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ पाया। आज जितने भी डीएवी कॉलेज हैं उनमें अधिकांश पे कब्जा आरएसएस से जुड़े हुए लोगों का है, आर्य समाजियों का उस पर कोई अधिकार नहीं रह गया। यानी वो भी ज़मीनों का ही मसला था समझिए, चूँकि डीएवी कॉलेज जहाँ भी हैं बहुत बड़ी ज़मीनें उनके पास हैं, वो एक अंग्रेज़ों के समय में सब वो खोले गए थे, इसलिए खोले गए थे कि आंग्ल शिक्षा और भारतीय शिक्षा दोनों का किस तरीके से समन्वय करके अच्छी शिक्षा भारतीयों को दी जाए। उसके साथ साथ एक आर्य समाज का जो प्रसार है वो भी उसका एक उद्देश्य हुआ करता था। वो सारे कॉलेज पे आज कब्जा जो है वो आरएसएस से जुड़े हुए लोगों का हो चुका है। इसी तरीके से जो सरकारी स्कूल सब बेचे मतलब बंद किए गए, उनमें भी अधिकांश पे कब्जा जो है वो आरएसएस से जुड़े हुए संस्थाओं का हो चुका है। इसके पीछे भी जो है रणनीति यही समझी जा रही है कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनों का मामला लाया जा रहा है ताकि इसके ज़रिए कॉरपोरेट घरानों का कब्जा इन ज़मीनों पे कराया जा सके। ये इसके पीछे एक रणनीति समझी जा रही है। अब ये पास करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे ये एक अलग का मसला है, चूँकि हमने कहा जैसे कि अगर पास करा पाएंगे तो ये तभी पास हो सकता है जब जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ये चारों इसका समर्थन करें। और अगर ये चारों इसका समर्थन करते हैं तो ये अपनी कब्र अपने हाथों से खुद खोदते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसकी चिंता नहीं है कि उसके सहयोगियों की कब्र खुदेगी नहीं खुदेगी, उसका सांप्रदायिक एजेंडा चलता रहना चाहिए, तो वो इसी पे आगे बढ़ना चाहती है। अगर ये स्टैंडिंग कमेटी को चला जाता, मुझे लगता है ये चला ही जाएगा स्टैंडिंग कमेटी को, चूंकि जनता दल यू के जो नेता हैं नीरज कुमार जो उनके एमएलसी रहे हैं और उनके प्रवक्ता भी हैं, उनका बहुत सख्त बयान था कि इस पर उन्होंने सख्त चेतावनी दी थी भारतीय जनता पार्टी को कि इस बिल को लाने से पहले आप हमसे बातचीत कीजिए। उनका ये बयान आने के बाद अभी तक ऐसा कोई बयान मैंने कम से कम नहीं देखा कि बीजेपी की तरफ से इस पे जेडीयू से कोई बात की गई हो या इस पे कुछ उनका समर्थन आया हो। कैबिनेट में ये बिल कब लाया गया हमको नहीं मालूम है, और कैबिनेट में अगर ये बिल लाया गया तो क्या टीडीपी ने और जनता दल यू के मंत्रियों ने इसका समर्थन किया, जो कि प्रियंका चतुर्वेदी पूछ रही थी। तो ये एक व्यवस्था का प्रश्न भी है, और जब ये सदन में प्रस्ताव पेश होगा उस समय देखा जाएगा कि जेडीयू और तेलुगु देशम की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। वो विपक्ष के साथ स्टैंडिंग कमेटी को भेजे जाने के प्रस्ताव पर खड़े होते हैं या अलग होते हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए यही सबसे बड़ा सवाल है, कितना महत्वपूर्ण विधेयक लेकर सरकार आ रही है लेकिन सहयोगी दलों को भी इसकी भनक तक नहीं है, उनके कैबिनेट मंत्रियों को इसकी भनक नहीं है, और उस विधेयक को लेकर सरकार कैसे आ सकती है। यही सवाल सुप्रिया सुले ने उठाया, यही सवाल जो सहयोगी दल हैं उनके नेता उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उस विधेयक को ला रही है। पर विपक्ष की तरफ से ये एकजुट है इंडिया गठबंधन, और कहा जा रहा है कि वो इसका विरोध करेंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि यह सरकार की साजिश है जमीनों को हड़पने की। वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, सांसदों के साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहे, उसमें भी ये चर्चा हुई। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है, रक्षा, रेल, नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। वक्फ बोर्ड की जमीनें डिफेंस लैंड, रेल लैंड, नजूल लैंड के बाद भाजपाइयों के लाभार्थ योजना की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र है। भाजपा क्यों नहीं खुलकर लिख देती भाजपाई हित में जारी, इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। भाजपा रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है, उसे अपने नाम में जनता के स्थान पर जमीन लिखकर नया नामकरण कर देना चाहिए। भारतीय जमीन पार्टी, अखिलेश यादव का ट्वीट है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इस विधेयक के माध्यम से, इस संशोधन प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जमीनों को हथियाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से रेलवे की ज़मीनें हथियाई गई, जिस तरह से एयरपोर्ट की ज़मीनें या एयरपोर्ट को कॉरपोरेट को दिया जा रहा है, यही नहीं बल्कि विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो कृषि कानून लाई थी सरकार और उसके बाद उसे विरोध, तब बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ा, 1 साल तक धरने पर बैठे रहे किसान दिल्ली की सीमाओं पर, सरकार को वापस लेना पड़ा वो कानून। उसके पीछे भी यही मंशा थी कि किसानों की ज़मीन को
सरकारी कब्जे में लिया जाए या कॉरपोरेट को दिया जाए, ये आरोप लगे थे और इस वजह से वो उस विधेयक को, उस कानून को, विधेयक नहीं हो तो कानून बन चुका था, उस कानून को सरकार को वापस लेना पड़ा था। अब ये वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह से विपक्ष विरोध कर रहा है, उसे देखते हुए सरकार के सामने एक संकट आ गया है। एक बार फिर रुख करेंगे राज्यसभा का और देखते हैं वहां केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं। कि लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस और जिनकी एक संख्या के रूप में टीएमसी भी यहाँ पर विराजमान है विपक्ष के रूप में, जिस तरीके से उनका व्यवहार चेयर के प्रति रहा है वह कंडेमनेबल है। और जो लोग लंबे समय से संसदीय प्रणाली में कार्य करते रहे हैं उनके लिए ये एक प्रश्न आत्मचिंतन का है जो उन्हें करना चाहिए। जहाँ तक विनेश फोगाट का सवाल है, ये कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है और सारा देश उनके साथ खड़ा है। ये भारतीय खेल को आगे बढ़ाने का विषय है जिसके साथ सब लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं और भावनाओं के साथ विनेश के साथ खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा चैंपियंस ऑफ चैंपियन, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा देश खड़ा है। मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं लगता, सारे देश को लगता है कि ये आवाज़ प्रधानमंत्री की आवाज़ 140 करोड़ देशवासियों की आवाज़ है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद विपक्ष विषय विहीन हो चुका है, मुद्दा विहीन हो चुका है। The opposition does not have any solid issue which they want to discuss, for which the ruling party is ready for discussion on all forums and on the forum of Rajya Sabha. लेकिन जब सारा देश इस विनेश के साथ खड़ा है तो मुझे लगता है, और जो भी प्लेटफॉर्म्स थे और हैं उन सारे पर रिड्रेसल का प्रयास भारत की सरकार और खेल मंत्रालय और ओलंपिक एसोसिएशन के हमारे नुमाइंदों ने किया है। इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसलिए भावनाओं पर कंट्रोल करना, भावनाओं को सीमित रखना और अपने विवेक से काम करना, यह इस समय की आवश्यकता है। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूं कि विपक्ष अपनी भूमिका को इस दृष्टि से देखेगा। एक बार आपको जिस तरीके से आपके चेयर को आघात पहुंचा है, यह सच में निंदनीय है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। विल यू टेक योर सीट? मैं बोल रहा हूं, टेक योर सीट। बैठिए, एक बार बैठिए, मैं बोलने जा रहा हूं अभी। माननीय सदस्यगण, इस पवित्र सदन को अराजकता का केंद्र बनाना, भारतीय प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात करना, अध्यक्ष की गरिमा को धूमिल करना, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण वातावरण करना, ये अमर्यादित आचरण नहीं है। ये हर सीमा को लंघित करने वाला आचरण है। ये सदन इस समय देश की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष को यहां सदन के नेता के रूप में देख रही है। यह सदन इस समय प्रतिपक्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उपस्थितियां देख रही है, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेता भी इस सदन के सदस्य हैं। जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा
एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। और यह चुनौती, प्लीज, यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। डोंट लाफ एट इट मिस्टर जयराम। नो, मैंने, सुनिए, डोंट मेक एन इशू ऑफ इट, नो डोंट मेक इट। सुनिए प्लीज, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, आई नो योर हैबिट, 1 सेकेंड। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से, नमस्कार। No point of order. Mr. Abdul Wahab. Mr. Abdul Wahab. Mr. Abdul Wahab, please. No. Mr. Abdul Wahab. Mr. Kartikeya Sharma, please. Nothing is going on record. धन्यवाद उपसभापति महोदय। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ। आज अंबाला और उसके आसपास के लोगों का लंबे समय से एक पेंडिंग मांग को लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। महोदय, पिछले कई वर्षों से अंबाला की जनता, वहाँ के युवा, वहाँ के व्यापारी, माननीय सदस्य बड़े वरिष्ठ हैं, 0 आवर है, 0 आवर के सब्जेक्ट पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो तो मैं सुन सकता हूँ, बाकी कोई और नहीं। प्लीज आप बोलें। महोदय, पिछले कई वर्षों से अंबाला की जनता, वहाँ के युवा, वहाँ के व्यापारी, कई विभिन्न संघों की ये डिमांड रही है कि अंबाला को एक विकसित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। बुनियादी ढांचे की कमी, कमज़ोर पब्लिक सर्विसेज और सीमित आर्थिक अवसरों के कारण अंबाला ने विकास की कोई गति नहीं पकड़ी है। अंबाला का एक अपना महत्व है, एक ऐतिहासिक शहर है। 1857 से लेकर राज्यसभा की कार्यवाही हम देख रहे थे। बहुत ही दुखी मन से सांसदों के आचरण को लेकर बड़ी नाराज़गी, बड़ी तकलीफ और बड़ी पीड़ा जताई इस राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने। हालांकि पूरे इस सत्र के दौरान शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जब उन्होंने सदस्यों के आचरण को लेकर चिंता न जताई हो। सदस्यों का आरोप रहता है कि वो सत्ता पक्ष के लोगों के साथ दूसरा व्यवहार करते हैं और प्रतिपक्ष के सदस्यों के साथ दूसरा व्यवहार करते हैं। और यही बात, हालांकि इसको लेकर कई बार सांसदों ने सीधे तौर पर, साफ तौर पर भी कहा, लेकिन आज तो बड़ी अजीब स्थिति रही। उन्होंने अपनी पीड़ा को सदस्यों को जताई और कहा कि फिलहाल मैं यहाँ नहीं बैठ सकता हूँ। अमलेंदु जी, ये दोनों ही सदनों के जो सभापति हैं, यानी स्पीकर और सभापति राज्यसभा में, ऐसा रोज़ हो रहा है और कई बार ये देखने में आता है, ऐसे शायद ही कोई इसमें हुआ हो कि रोज़ इस तरह की स्थितियाँ आती हों जब सभापति पर और अध्यक्ष पर आरोप न लगता हो। और आज जिस तरह से जगदीप धनखड़ जी गए हैं बाहर, वास्तव में उनको पीड़ा थी, लेकिन आखिर ये स्थिति आ क्यों रही है? ऐसे आरोप उन पर लग रहे हैं, तो ये इसके पीछे कोई वजह तो होगी। समीर जी, सवाल ये कि ये पीड़ा पैदा कहाँ से हुई, इसका जनक कौन है?
तो इसके लिए झलक स्वयं सभापति महोदय स्वयं मालूम पड़ते हैं, क्योंकि वो उनकी पीड़ा ये भी थी कि किसी सदस्य ने अनुचित व्यवहार किया उनके साथ, और पीड़ा ये भी थी कि किसी अखबार ने उनके व्यवहार को लेकर कुछ टिप्पणी की है जो कि वो कह रहे थे। तो अगर अखबार लेकर टिप्पणी कर रहा है उनके आचरण को लेकर या उनके व्यवहार को लेकर, तो फिर ये आत्मचिंतन का विषय सभापति महोदय को होना चाहिए। मैं तो सोच रहा था जितने भावुक थे सभापति महोदय और जिन शब्दों में अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे थे कि शायद वो इस्तीफा देने वाले, इस्तीफे की घोषणा न कर दे, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा, मुझे भी लग रहा था कि अब मैं ये सदन नहीं संभाल सकता, मैं भाजपा का काम नहीं कर पा रहा हूँ पूरी तन्मयता के साथ, इसलिए मैं इस्तीफा देकर जा रहा हूँ, ऐसी घोषणा शायद करने वाले हैं। मैं तो ये सोच रहा था, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है कि सभापति महोदय थोड़े समय पीड़ित होकर और सदन छोड़कर चले गए। उनके दुख के साथ सब लोग दुखी हैं, हम लोग भी दुखी हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को और इतना ज़्यादा दबाव जो है सभापति महोदय के ऊपर नहीं डालना चाहिए कि वो अपनी जो संवैधानिक जिम्मेदारी है उसके साथ कोई भेदभाव करते हुए नजर आए और उसकी पीड़ा उनको हो कि वो अपनी संवैधानिक पद के साथ जो है वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं, इसकी पीड़ा उनको हो। आज जो सभापति महोदय की पीड़ा दिखाई पड़ी है वो पीड़ा यही दिखाई पड़ी है कि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी के प्रति न्याय नहीं कर पा रहे हैं और शायद उनके ऊपर कोई अप्रत्यक्ष दबाव है जिसकी वो यहाँ बता नहीं पा रहे हैं सदन के अंदर कि उनके ऊपर क्या दबाव है। अब ये उनकी मन की बात है, वो तो वो जाने किसका दबाव है किसका नहीं है। हम लोग जो समझ पा रहे हैं समीर जी वो यही है कि शायद वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि उनके ऊपर कोई अप्रत्यक्ष दबाव है जिसकी वजह से वो अपनी संवैधानिक पद के प्रति न्याय नहीं कर पाने से। एकदम ये सही बात है। और चूंकि विपक्ष का जो आरोप, विपक्षी सांसदों का आरोप लगता है कि उन्हें किसी भी चीज के लिए वो कह रहे हैं तो उनकी चीजों को कार्यवाही से निकाल दिया जाता है, सदन से बाहर कर दिया जाता है और उन पर एक्शन लेने की बात कही जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर बातें अगर सत्ता पक्ष के लोग करते हैं तो उनके साथ इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है। जाहिर तौर पर उनको सभापति हों राज्यसभा में चाहे स्पीकर हों लोकसभा में, उनको इन बातों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। आसन का सम्मान होता है, लेकिन आसन के सम्मान को बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस आसन पर बैठे व्यक्ति की ही होती है। अगर वो निष्पक्ष रहेंगे तो उनको शायद इन स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष बार बार आरोप लगाता है और ऐसा भी नहीं कि पीठ पीछे आरोप लगाता है। अक्सर हम देख रहे हैं कि लगभग रोज ये स्थितियां आई जबकि लोकसभा में भी स्पीकर के ऊपर और राज्यसभा के सभापति के ऊपर ऐसे आरोप लगते रहे और उसका कोई जवाब नहीं रहता उस समय इनके पास। ऐसे कई दृश्य दिखाई पड़े हैं सदन के भीतर। बहरहाल आज जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये है कि वक्फ बोर्ड पर संशोधन विधेयक, वक्फ कानून पर जो सरकार ला रही है उसे लेकर संसद में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष एकजुट है उसका विरोध करने के लिए। सुनते हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह उस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। फोगाट के आंसू देश भूलेगा नहीं और सही मौके पे सरकार को जवाब देगा। आप बहिष्कार की मांग कर रहे थे, ओलंपिक का बहिष्कार करना चाहिए भारत सरकार। अगर अपना प्रतिरोध जताकर कीनिया अपने खिलाड़ी का सिल्वर मेडल वापस ले सकता है तो भारत, जिसको मोदी जी कहते हैं कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, 144 करोड़ वाले देश के प्रधानमंत्री, वो अपना प्रतिरोध क्यों नहीं जता पाए, ये सवाल उठता है। सर आज का बिल तो इस पर वक्फ कानून में संशोधन का जो प्रस्ताव है उसे लेकर विपक्ष एकजुट है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम उसका विरोध करेंगे, सख्त विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल की बैठक हुई, उसमें भी इस पर चर्चा हुई है। जाहिर तौर पर विरोध करने की बात कही गई है। इसके अलावा जो दूसरे इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं उन्होंने भी इसका विरोध करने की बात कही है। सबसे इसमें जो गंभीर बात है वो ये है कि सरकार के सहयोगी दल भी विरोध की बात कर रहे हैं और सहयोगी दल वो बातें कर रहे हैं जो बातें विपक्ष कर रहा है। उनका कहना है कि हमको तो पता ही नहीं चला कि ये कोई विधेयक संशोधन प्रस्ताव है जिसको विधेयक के रूप में लाया जा रहा है। और यही बात एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने कही। सुप्रिया सुले को एक बार सुनते हैं, लेकिन इस विधेयक पर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं उस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी और क्यों इसका सहयोगी दल भी विरोध कर रहे हैं और सहयोगी दलों के विरोध को देखते हुए क्या सरकार के लिए ये संभव हो पाएगा कि इस संशोधन प्रस्ताव को वो लोकसभा में पारित करा ले। सुप्रिया सुले को एक बार सुनते हैं। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? नहीं, हमने देखा नहीं है। हम उनको कह रहे हैं अभी हम ऑब्जेक्ट करेंगे और एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करे
और चर्चा होनी चाहिए, पहले से डायरेक्ट बिल नहीं ला सकते, हम ऑब्जेक्ट करेंगे और इधर स्टैंडिंग कमेटी भेजे या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करे उसकी। Then the government is also saying that we are not taking away the land, it's just that we want them to be efficiently managed and also come under the system of revenue. They should be registered, they should be... Nobody is against accountability in this country. This country is made and built by very honest people. So the point I'm making is that we all need time. They've just given us the bill. Either send it to standing committee for more deliberations or make a joint parliamentary committee. क्या आप लोग विरोध करेंगे मैडम इस बिल का? तो वक्फ बोर्ड, वक्फ संशोधन विधेयक सरकार जो ला रही है उसे लेकर विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है विरोध करने के लिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम उसका विरोध करेंगे। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई। एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले कह रही थी कि जिस तरह से वो बिना किसी की जानकारी के विधेयक प्रस्ताव लाया जा रहा है उसका विरोध हम करेंगे, पहले उस पर चर्चा होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी इसका विरोध किया है और राज्यसभा में जिस तरह से विनेश फोगाट को लेकर हंगामा हुआ है और आरोप सभापति के ऊपर भी लगे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार हम सुनते हैं कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद, तो इसका संसद में कई नेताओं की ओर से विरोध हो रहा है। फौजिया खान कुछ कह रही हैं, एक बार हम सुनते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर किस तरह से विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं और सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आज ये संशोधन विधेयक पेश होना है लोकसभा में। नहीं, हम लोगों की पार्टी का ये स्टैंड है कि जब कभी कोई बिल आता है किसी भी कम्युनिटी का, तो स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन तो होना चाहिए। ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ना कोई जमात, ना कोई पब्लिक, ना कोई स्कॉलर्स, ना कोई इंटेलेक्चुअल्स, किसी से डेलिब्रेशन नहीं हुआ और बिल लाया गया। और बिल भी ऐसा कि जो वक्फ बोर्ड को टोटली कोलैप्स करने वाला है, उसके सारे पावर्स ले लिए जाएंगे। तो ऐसा बिल लाने से पहले स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होना जरूरी था। इसमें कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो सेक्शंस वक्फ बोर्ड के लिए और जितने भी प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के अंडर आते हैं, इसमें दरगाह है, मस्जिद है, इसमें और ग्रेवयार्ड्स है, ये सबके इतने इश्यूज अभी निकलेंगे कि वो हम हल करते करते रह जाएंगे। ये बहुत बड़ा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अनजस्ट बिल है, ऐसा मैं कहती हूँ। तो ये वक्फ संशोधन विधेयक जो सरकार ला रही है, इसे लेकर इसी बात की सबसे ज़्यादा इसका विरोध हो रहा है कि किसी से पूछे बिना, जो संबंधित लोग हैं उनसे भी नहीं पूछा गया, उस पर्सनल लॉ बोर्ड से नहीं पूछा गया, राज्यों का जो वक्फ बोर्ड है उनसे नहीं पूछा गया, यहाँ तक कि गठबंधन के सहयोगियों से भी नहीं पूछा गया और उसको संशोधन प्रस्ताव के रूप में लाया जा रहा है। तो इस मुद्दे पर सरकार घिर गई है, विपक्ष पूरी तरह से घेरने के मूड में है। लेकिन उससे पहले जो सदन में विनेश फोगाट को लेकर जिस तरह से राज्यसभा में ये मुद्दा उठा और जेपी नड्डा ने उस पर बयान दिया, लेकिन सबसे ज्यादा उस पर घिरे जगदीप धनखड़, उन्होंने बड़ी पीड़ा जताई और बड़े भावुक मन से थोड़ी देर के लिए चले गए। इस कदर वो भावुक हो गए थे, नाराजगी उन्होंने सदस्यों के आचरण को लेकर जताई। ऐसा लग रहा था कि कहीं वो इस्तीफे की घोषणा न कर दें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फिलहाल यहां से उठकर जा रहा हूं। तो आखिर ये स्थिति क्यों आई? विनेश फोगाट के मामले में जगदीप धनखड़ को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? सरकार को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? जबकि जेपी नड्डा कह रहे हैं कि पूरा देश खड़ा है। जेपी नड्डा ने एक बात कही कि पूरा देश खड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके भी ये कहा कि उनको हम लोग चैंपियन ही मान रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है और ये बातें लगातार चल रही हैं कि प्रधानमंत्री के इस ट्वीट की वजह से भी ये आरोप लग रहे हैं कि सरकार और प्रधानमंत्री खुद भी उस जब उनको बधाई देनी चाहिए थी उस समय उन्होंने बधाई नहीं दी, लेकिन जैसे ही वो ओलंपिक के इसमें डिस्क्वालीफाई की हैं उनका बधाई संदेश आ गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर सरकार को घेरा जा रहा है और उस मामले में भारतीय ओलंपिक संघ कोई कार्रवाई नहीं कर पाया, कोई एक्शन नहीं ले पाया, ये आरोप लग रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर राज्यसभा में चर्चा हुई और सभापति जगदीप धनखड़ बहुत भावुक हो गए, बड़ी पीड़ा उन्होंने जताई सदस्यों के आचरण को लेकर। देखिए समीर जी,
देखिए, सदस्यों के आचरण को लेकर तो सभापति ने जताई अपनी नाराजगी और अपनी पीड़ा जताई, लेकिन मसला क्या था? मसला ये था कि विपक्ष चाहता था कि इस विनेश फोगाट के साथ जो साजिश हुई है, उस साजिश के सूत्रधार कौन है, उस साजिश के असली कर्ता कौन है, इस पर चर्चा हो सदन के अंदर। ये राष्ट्र का मसला है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। सभापति महोदय ने इसकी अनुमति नहीं दी। जब अनुमति नहीं दी तो विपक्ष ने उस पर नारे लगाए। इस पे सभापति महोदय बहुत ज़्यादा आहत हुए। सत्ता पक्ष की तरफ से जो नेता सदन हैं, जेपी नड्डा साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वो जब खड़े हुए तो उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बातें कहीं और ये कहा कि 140 करोड़ लोग जो है प्रधानमंत्री के जो ट्वीट है उसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के ट्वीट के साथ 140 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का ये ट्वीट जो था वो तब तक क्यों नहीं आया जब तक कि विनेश फोगाट जीत रही थी? यही तो सवाल पूछ रहे हैं लोग पूछ रहे हैं कि आप नीरज चोपड़ा से बात कर रहे हैं, उसके खेल पे जाने से पहले आपने विनेश फोगाट से बात क्यों नहीं की? उसके फाइनल में जाने से पहले, या जब उसने 2 मेडल जीते तब। और डिस्क्वालीफाई करने के बाद तुरंत ट्वीट आता है तो लोगों को ये भी लग रहा है कि शायद आप इससे आप ज्यादा प्रसन्न हैं उसकी उपलब्धियों की बजाय। हाँ, इससे ज्यादा प्रसन्न, और तुरंत आपने स्वीकार कर लिया कि उसके साथ ठीक हुआ है। आपने स्वीकार कर लिया, यानी जब भारत का प्रधानमंत्री इसको तुरंत स्वीकार कर ले रहा है तो अब भारत की आपत्ति दर्ज हो या ओलंपिक संघ की आपत्ति दर्ज हो, उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। तो आपने तुरंत स्वीकार कर लिया इसको कि उसके साथ ठीक हुआ है या वो वास्तव में दोषी थी। आपने स्वीकार कर लिया और देश के अंदर संदेश गलत गया है इसका। प्रधानमंत्री इस बात को समझे या ना समझे, वो अपनी राजनीति है, ठीक है, अपनी राजनीति कर सकते हैं। उन्होंने राजनीति के तहत अपनी संवेदना भी जता दी है, बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी संवेदना जता दी। लेकिन इस संवेदना की जताने के पीछे भी क्या कहीं कोई राजनीति है? ये सवाल है समीर जी, और इसको लेकर देश के अंदर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष यही चर्चा चाहता था कि किस तरीके से विनेश फोगाट के साथ षड्यंत्र हुआ, उस षड्यंत्र के पीछे कौन है, या षड्यंत्र नहीं हुआ, वास्तव में कोई कमी थी, तो इस पर चर्चा हो। अगर मान लीजिए षड्यंत्र नहीं हुआ था तो सरकार को या सदन या सभापति महोदय को इस पर चर्चा कराने में क्या आपत्ति है? बिल्कुल, पूरा देश इस समय यही चाह रहा है कि आखिर ये कैसे हुआ कि एक तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उसके बाद मौका नहीं दिया गया, या जो भी चीज़ें, अगर ये षड्यंत्र की बातें हो रही हैं, और केवल ऐसा नहीं कि भारत में ही हो रही है, विदेशी खिलाड़ी वो भी कह रहे हैं कि ये ऐसा जो है ये लग नहीं रहा है कि ये स्वाभाविक तौर पर हुआ है, उसके साथ है। और यही नहीं, अगर डिस्क्वालीफाई किया गया तो उसके जो पुराने खेल की जो उपलब्धियां थी, कोई मेडल नहीं मिला, यानी ओलंपिक से ही बाहर कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर साजिश अगर की बातें हो रही हैं, जिम्मेदार लोगों की ओर से हो रही हैं, खेल विशेषज्ञों की ओर से हो रही हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई बुनियाद तो होगी ही, ऐसे निराधार तो हो नहीं सकता। तो इन पर चर्चा कराने के लिए सदन चल रहा है, जिस मुद्दे पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई है, लोग चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं उस पर चर्चा में आपत्ति क्या है। कल जब ये घटना हुई, जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया संसद में, खेल मंत्री ने जो बयान भी दिया वो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान था और इतना संवेदनहीन बयान था कि पूरे देश में उसकी आलोचना हुई। मुझे लग रहा है कि चर्चा हुई होती तो आज उस पर भी घिरती सरकार, और घिरेगी अभी भी कई मसलों पर वो मुद्दा उठेगा। कह रहे हैं कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया। लोग जानना चाह रहे हैं कि साजिश क्या हुई, कैसे वो बाहर हुई, क्या नियम है, भारतीय ओलंपिक संघ ने उसके लिए क्या किया, क्या प्रयास किया, और आप बता रहे हैं कि हमने विनेश के ऊपर इतना खर्च कर दिया। जी बिल्कुल समीर जी, और देखिए सदन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की या सभापति की या प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने के लिए नहीं है, वो देश की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए। जो सदन के ऊपर खर्च होता है वो भी हमारी जेब से जाता है, आम नागरिकों की जेब से जाता है, वो प्रधानमंत्री या सभापति की जेब से नहीं जाता है। टैक्स पेयर्स का पैसा, आम नागरिक का पैसा, वो पैसा खर्च होता है। और अगर विपक्ष मांग कर रहा है कि इस गंभीर मसले पर चर्चा उस सदन के अंदर, तो चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? सदन प्रधानमंत्री आकर के वहाँ अपनी मन की बात करें, उसके लिए नहीं है। हालांकि आकाशवाणी भी इसके लिए नहीं है कि वहाँ प्रधानमंत्री अपने मन की बातें करें, लेकिन चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री के कुछ शौक हैं वो पूरे हो रहे हैं उस मन की बात के जरिए आकाशवाणी पे, तो वहीं पूरे कर लें। सदन में कम से कम मन की बातें जो सभापति की या प्रधानमंत्री की वो नहीं होनी चाहिए, या सत्ता पक्ष की। सदन के अंदर देश की समस्याओं पर चर्चा होगी, देश के सवालों पर चर्चा होगी। सदन बना ही इसीलिए है। यहाँ जो कानून बनते हैं वो भी जनता के लिए बनते हैं, वो सरकारों के लिए कानून नहीं बनते हैं। कानून जनता के लिए बनते हैं, जनता के हित में बनते हैं। कहा ही जाता है जनता के हित में, लेकिन वो हित किसके साथ साधे जाते हैं वो अलग का मसला है। लेकिन जब भी कोई बिल लाया जाता है, जनता के ही नाम पे, जनता के ही नाम पे है। आप अगर 3 काले कृषि कानून लेकर के आते हैं, तब भी आप वो किसानों के हित के लिए आप क्या करके लेकर आते हैं। आप जो श्रम सुधार कानून लेकर के आते हैं, वो आप श्रमिकों के हित में बताते हैं, जबकि आप श्रमिकों का गला घोट रहे हैं उसके जरिए। लेकिन कहना आपको पड़ता है कि ये श्रमिकों के हित के लिए। तो जो भी आप लेकर आते हैं वो होता जनता के हित के लिए। तो यहाँ जो सवाल होंगे, जो प्रश्न उठेंगे, वो जनता के सवाल
सवाल होंगे, किसी के मन की बात यहाँ नहीं चलेगी, जनता की सवाल ही चलेगी, और यही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सभापति महोदय डेमोक्रेसी से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है। आपको अगर आप सभापति हैं तो संविधान के दायित्व आपको निर्वहन करना है, उस पद पे बैठे हुए आपका, तो ये बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। और ये इस पर जो जेपी नड्डा का बयान आया वो और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जो विनेश फोगाट का मुद्दा उठा रहा है। अब बताइए, पूरा देश उसके बारे में जानना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि सरकार ने क्या किया, भारतीय ओलंपिक संघ ने क्या किया, और आप कह रहे हैं कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो ये है, लेकिन सच्चाई ये है, और जो विपक्ष का आरोप भी है, कि उस मुद्दे पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। जी, बहुत शर्मनाक वक्तव्य जेपी नड्डा का था ये, कि साहब विपक्ष के पास कोई मसला ही नहीं, इसलिए विनेश फोगाट का मसला उठा रहा है। तो विनेश फोगाट का मसला क्या ये देश का मसला नहीं है? उनकी निगाह में नहीं। आपकी निगाह में तो ये इसका मतलब यही कहना है कि विनेश फोगाट का मसला राष्ट्र का मसला नहीं है, अगर विपक्ष इसको उठा रहा है। अरे सवाल ये है कि ये जो सवाल विपक्ष ने उठाए या मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए कि इस चरण के पीछे कौन है, ये सरकार की तरफ से ये सवाल क्यों नहीं आया? अगर सरकार की तरफ से ये सवाल आया था और सरकार सुमोटो लेकर इस पे अगर अपना वक्तव्य देती कि षड्यंत्र के पीछे कौन है, तो फिर विपक्ष को जरूरत क्या थी इस मसले को उठाने की? ये तो वो सरकार है जो हर चीज के पीछे षड्यंत्र, विदेशी षड्यंत्र देखती है, हर चीज के पीछे विदेशी षड्यंत्र देखती है। तो अब इसके पीछे विदेशी षड्यंत्र नहीं देख रही है, हर चीज के पीछे। और जबकि आपके सहयोगी जो हैं, अब केसी त्यागी इंडिया गठबंधन के सदस्य तो नहीं है ना, विपक्ष के नहीं है। सबसे पहले बयान उनका ही आया है समीर जी षड्यंत्र के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। सबसे पहला बयान अंतर्राष्ट्रीय साजिश को लेकर केसी त्यागी का ही है, जो मेरी नजर में आया है। हो सकता है किसी और ने भी दिया हो, लेकिन केसी त्यागी का सबसे पहले मैंने केसी त्यागी का ही बयान सुना कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। तो ये जब आपकी तरफ से ये सवाल उठ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठेंगे, और ये विपक्ष के सवाल नहीं है, जनता के सवाल है। देश पूछा है, आप सोशल मीडिया पे देखिए ना, टॉप ट्रेंड कर रही है विनेश फोगाट, बाइकाट पेरिस ओलंपिक, ये टॉप ट्रेंड कर रहा है। बिल्कुल, लोग जानना चाहते हैं, और दुनिया भर के खिलाड़ी कह रहे हैं कि इस तरह का अगर नियम है जिसकी वजह से विनेश फोगाट को बाहर होना पड़ा है, तो नियमों में संशोधन होना चाहिए, ओलंपिक के खेल नियमों में। बहरहाल इस पर रोहतक के सांसद कांग्रेस पार्टी के जो दीपेंद्र हुड्डा हैं, उन्होंने भी कुछ कहा है, सुनते हैं क्या कह रहे हैं विनेश फोगाट के मामले में। हम बधाई देते हैं मन्नू बाकर, हमारी बहन मन्नू बाकर को, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, हम सबका गौरव बढ़ाने का काम किया है। आज़ाद हिंदुस्तान में पहली ऐसी खिलाड़ी जो एक ओलंपिक में 2 मेडल लेके आई, ये कम गौरव की बात हमारे और आपके लिए नहीं है। इतना बड़ा देश, 144 करोड़ की जनसंख्या का देश, और देश के इतने वर्षों में एकमात्र एक खिलाड़ी जो 2 मेडल लेके आई। तो आज मन्नू बाकर हमारी बहन और उनका परिवार यहाँ पे निवास स्थान पे वो आए, और हुड्डा साहब का उन्होंने आशीर्वाद दिया, और हम सबसे जो उन्होंने मुलाकात की, तो मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए गौरव की बात है। और तो बहुत बुलंदियाँ आने वाले समय में बहुत बुलंदियाँ हासिल करने वाली हैं। तो वापस जाएंगी पेरिस में, और जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसमें वो फ्लैग बेरर हैं भारत की, उस सेरेमनी में हिस्सा लेकर 12 की रात को आएंगे, और 13 को सुबह यहाँ उन नाश्ता जो है दोबारा जो नाश्ता के लिए, इस नाश्ते पे आलू के परोठे और मक्खन जो उनको पसंद है, तो हमें भी पसंद है, पूरे हरियाणा पूरे देश को पसंद है। तो को लेकर क्या कहेंगे? वो हमारा फ्रेंड अभी पार्लियामेंट अभी चलेगी हमारा फ्रेंड। ठीक है। तो विनेश फोगाट के मामले में भी सरकार अब पूरी तरह से घिरी नजर आ रही है। विनेश फोगाट के साथ क्या साजिश हुई, ये आरोप लग रहे हैं, यहाँ पर देश की जनता लगा रही है, सोशल मीडिया पर लग रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के लोग लगा रहे हैं, लेकिन सरकार उस चर्चा से भाग रही है कि विनेश फोगाट के साथ कोई साजिश हुई है या नहीं, उस पर बताना नहीं चाह रही है। इसी मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा को लेकर जब सवाल उठा तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ बहुत भावुक हो गए, और उन्होंने कहा कि मैं आहत महसूस कर रहा हूं, चले गए छोड़कर कार्यवाही। उन्होंने कहा मैं कुछ देर के लिए जा रहा हूं क्योंकि अभी मैं इस कार्यवाही का संचालन करने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार उससे क्यों बच रही है। और सबसे गंभीर बात ये कि जेपी नड्डा ने यह कहा कि यह कोई मामला ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष के पास कोई सॉलिड मुद्दा नहीं है, इसलिए वो विनेश
विनेश फोगाट जैसे मामले में बात करने की, चर्चा कराने की मांग कर रहा है। जेपी नड्डा को यह नहीं लग रहा है, सरकार को यह नहीं लग रहा है कि विनेश फोगाट के मामले में जिस तरह से वो अपनी क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल जीतते हुए, दुनिया भर की चैंपियंस को हराते हुए फाइनल में पहुंची और फाइनल में अचानक उन्हें 100 ग्राम ज्यादा वजन बता करके बाहर कर दिया जाता है, ओलंपिक से ही बाहर कर दिया जाता है, और इसको लेकर साजिश की बू आ रही है लोगों को। बहुत सारे जो पुराने खिलाड़ी हैं और ओलंपियंस हैं वो भी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जेपी नड्डा के लिए ये कोई मुद्दा नहीं लग रहा है। अपने आप में बहुत एक गंभीर बात है कि आखिर सरकार इससे क्यों भाग रही है अमलेंदु जी, और कह रही है कि मुद्दा नहीं है। एक तरफ कल जब खेल मंत्री बयान दे रहे हैं तो वो इस मुद्दे पर बात करने में उनके पास जवाब देने के लिए ये है कि विनेश फोगाट पर खर्च कितना किया सरकार ने, और अब दूसरी ओर आज जब जेपी नड्डा को बोलना था तो वो कह रहे हैं ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, इस पे क्या बात की जाए। पूरा देश, 140 करोड़ जनता, जिसको वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की भावनाओं के साथ वो जुड़े हैं, सब लोग विनेश फोगाट के साथ हैं, लेकिन विनेश फोगाट इस तरह से कैसे बाहर हो गई, इसको वो मुद्दा नहीं मानते। इस पर जवाब देना, इस पर बताना कोई ज़रूरी नहीं समझते हैं। बड़ी हैरानी की बात है जो विपक्ष सवाल उठा रहा है। कुमारी शैलजा, कांग्रेस पार्टी की जो नेता है, उन्होंने भी इस पर कहा है, कुछ सुनते हैं क्या कह रही हैं। एक अपना पोस्ट किया और संन्यास का ऐलान कर दिया, क्या कहेंगे आप? उनका जो दुख है वो हम सब समझ सकते हैं, निराशा हम सब समझ सकते हैं, लेकिन निराशा से ही आगे उठना चाहिए। उनके साथ जो हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, पूरा देश जानना चाहेगा। वो तो शायद नहीं बोल पाई हैं, लेकिन पूरा देश जानना चाहेगा कि पूरी टीम क्या कर रही थी, उनको सपोर्ट क्यों नहीं मिला, क्या कारण हुआ। ये सभी एथलीट करते हैं, सबको मालूम है, ये सब चीजें होती हैं इसमें, गेम में, लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों हुआ ये तो देश को पूछना पड़ेगा कि टीम ने उनको लेट डाउन किया, किसने उनको लेट डाउन किया। हम तो यही कहेंगे कि हमारी बिटियां हैं, देश की बिटियां हैं, हरियाणा की बिटियां हैं, उनका संघर्ष हर तरह का सबने देखा है, चाहे सड़क पर उन्हें घसीटा गया हो, चाहे उसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, प्रूव करके दिखाया, और जो फाइनल प्रूफ गोल्ड मेडल आना था वो पूरे देश के हाथ से और बिटिया के हाथ से कैसे छीना गया। हिम्मत ना हारें, आगे बढ़ें, पूरा देश उनके साथ है। मैम, उन्होंने अपील भी करी है ओलंपिक एसोसिएशन के सामने कि या तो पुनर्विचार किया जाए बाउट पे, नहीं तो उनको सिल्वर मेडल के लिए कंसीडर किया जाए। तो क्या क्या देखो, उसमें तो हम सरकार को भी करना चाहिए और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को आगे बढ़कर वहाँ पर विपक्ष रखना चाहिए, तो ये बिल्कुल होना चाहिए। मैम, एक आखिरी सवाल, जो आज बड़ा मुद्दा लोकसभा के अंदर छाया रहने वाला है वो है वक्फ बोर्ड का, जी हाँ। उसके ऊपर क्या क्या कहेंगे आप लोग, क्या पोस्ट? तो कुमारी शैलजा, ये कांग्रेस पार्टी की हरियाणा से सांसद हैं, कहना है कि इस पे बताया जाना चाहिए, सरकार की तरफ से जानकारी दी जानी चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। अगर लोगों की कोई आशंका है कि कोई षड्यंत्र है तो सरकार उसका पता लगाए, और क्या सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बड़ा सवाल है जिसे लेकर राज्यसभा में चर्चा की मांग हो रही थी, लेकिन चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। उस पर विपक्ष ने हंगामा भी किया, और उसके बाद जेपी नड्डा जो केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं, संसदीय दल के नेता हैं, उनका जो बयान आया उसने और भी ज़्यादा विपक्ष को नाराज़ किया, निराश किया। उनका कहना है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है जिस पर चर्चा कराई जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया में विनेश फोगाट के साथ जो हुआ, फाइनल मैच में उनको खेलने से रोक दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उनको पूरे ओलंपिक से ही बाहर कर दिया गया, उसके बाद जिस निराशा के साथ विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की, उस मामले पर पूरा देश इस समय एक नाराज़गी के साथ, निराशा के साथ, लेकिन विनेश फोगाट को वो पूरा समर्थन दे रहा है। एक बार हम विनेश फोगाट के ट्वीट की पर नजर डालेंगे, किस तरह से उन्होंने अपनी मां को संबोधित एक भावुक ट्वीट किया और कुश्ती छोड़ने की घोषणा कर दी। विनेश फोगाट ने लिखा है कि मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। ये ट्वीट सुबह जो भारतीय समय के अनुसार लगभग मुझे लगता है कि 6-7
5-6 बजे के आसपास ये ट्वीट आया होगा। तो उस पर उन्होंने, विनेश फोगाट ने ये घोषणा कर दी कि अब वो कुश्ती से संन्यास ले रही हैं। 2001 से लेकर 2024 तक उन्होंने अपना समय इस कुश्ती को दिया। ढेरों उपलब्धियां विनेश फोगाट के नाम रहीं और जिस तरह से पिछले 1 साल में उनको घर में भी संघर्ष करना पड़ा, उसे लेकर उन परिस्थितियों में विनेश फोगाट एक गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक के करीब पहुंचकर उसको पाने से वंचित रहीं, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसी पर ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्या कोई षड्यंत्र हुआ उनके साथ, कोई साजिश रची गई? आखिर ऐसा कैसे हो गया कि उनको मौका भी नहीं दिया गया? इसमें कौन है, यही जानना चाहता है संसद में, पूरा देश जानना चाहता है। और संसद के भीतर विपक्षी पार्टी के नेता, जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर सरकार कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। रणदीप सुरजेवाला को सुनते हैं इस मामले में क्या कह रहे हैं। और विनेश फोगाट को लेकर संसद में अब सरकार घिरती नजर आ रही है और बुरी तरीके से घिर रही है, क्योंकि उस पर लगातार स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए गए हैं, लेकिन चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की जा रही है। एक बार सुनते हैं रणदीप सुरजेवाला को, कांग्रेस नेता। अपील करिए वहां पे, कैसे देखते? शेरनी कभी हारती नहीं। भावनात्मक तरीके से इस देश की बेटी विनेश ने, जिसने देश की आन के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, रिटायरमेंट अनाउंस जरूर की है, पर पूरे देश को ये उम्मीद है कि देश की ये बेटी फिर उठेगी और लड़ेगी। ये उनके परिवार नहीं, 140 करोड़ देशवासियों के परिवार की ये उनको अपील है। पर मैं एक बात और कहूंगा, देश की सरकार क्यों मौन धारण किए है? रूल बड़ा सीधा है। वो रूल ये है, रूल 11, इसकी प्रतिलिपि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप, विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से कम था, तो ही तो 6 अगस्त को वो 3 बाउट लड़ी, प्री क्वार्टर, क्वार्टर और सेमीफाइनल, और तीनों बाउट जीती, तो ऑटोमेटिक उनको सिल्वर मेडल मिल गया। नेक्स्ट दिन जब दोबारा वजन किया तो तथाकथित तरीके से उनका 100 ग्राम वजन कम था। तो क्या वो वजन जो अगले दिन अगर ज्यादा था, 100 ग्राम ज्यादा था, माफ कीजिए, अगर अगले दिन वजन ज्यादा हो तो पिछले दिन पे वो कैसे लागू होगा? ये कौन सा रूल है? इसलिए देश की सरकार को खड़े होकर, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को खड़े होकर, हमारी रेसलिंग एसोसिएशन को खड़े होकर, सबको इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से बात करनी चाहिए। ये विनेश फोगाट का मामला नहीं, ये मेडल देश का है, विनेश का नहीं। जिस दिन प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार ये बात समझ पाएगी, ये रूल सरासर अगर है तो गलत है। ये ओलंपिक की जो स्पिरिट है कि सबसे अच्छा खिलाड़ी जीते, मे द बेस्ट स्पोर्ट्स स्पिरिट विन, ये उसके भी बरखिलाफ है। इस प्रकार का कोई कानून लागू हो ही नहीं सकता। अगर भारत सरकार चाहेगी तो सिल्वर मेडल विनेश को अवश्य मिलेगा। लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष राजनीति भी कर रहा है और इसीलिए इस तरीके की उनको सफाई देनी पड़ रही है। कल स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अपनी बात भी रखी है। इस तरीके से इस पे क्या कहते हैं? इस देश का दुर्भाग्य है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर बोल रहे हैं हम 17 लाख रुपया खर्च किए। क्या 17 लाख रुपए से इस देश का प्रेस्टीज और मेडल वापिस आ जाएगा? अगर मोदी सरकार को ये लगता है 17 लाख खर्च किए, बड़ा एहसान किया, तो इस देश के लोग 1700 लाख इकट्ठे करके उनकी झोली में वापस डाल देंगे। आप विनेश को वो सिल्वर मेडल देश को दिलवा दीजिए। हरियाणा की सरकार ने तो कहा है कि जो उसका मान सम्मान किया जाएगा, नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि जो मान सम्मान एक मेडलिस्ट का किया जाता है उसका किया जाएगा, और जो सिल्वर मेडलिस्ट को जो सुविधाएं दी जाती है वो दी जाएगी। मगरमच्छी आंसू बंद करें। दिनेश गोल्ड मेडल की हकदार है, वो लड़ती तो गोल्ड मेडल जीतती, सिल्वर मेडल उसका है। ये दिलवाना जिम्मेवारी है भारत सरकार की। अगर देश के प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं तो वो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को अपील करके हमारा मेडल, जो हमारा अधिकार है, ये मेडल देश का है, विनेश का नहीं, वो मेडल वापस क्यों नहीं मिल सकता? जबकि इस रूल में सरासर ये रूल ही अपने आप में गलत है। अगर आपका वजन अगले दिन 100 ग्राम बढ़ भी गया तो वो पिछले दिन पे कैसे लागू होगा जब आपका वजन सही था?
मेरा एक सीधा सवाल देश की सरकार को है, अपील भी है प्रधानमंत्री जी को कि सब राजनीति छोड़कर, सब भेदभाव छोड़कर, बृजभूषण शरण सिंह की उन्होंने मुखालफत की जो बीजेपी के चहेते सांसद थे, उन सब बातों को छोड़कर, दिल्ली पुलिस का जो मुकदमा दर्ज करवाया मोदी सरकार ने उसे भी छोड़कर सीधे सीधे अब इस देश का मेडल वापस लेकर आए। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के नेता, और यही सवाल पूरा देश भी पूछ रहा है कि आखिर अगर फाइनल में उनका वजन बढ़ गया, वो डिस्क्वालीफाई हो गई, तो आखिर जो उनको सिल्वर मेडल मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिला। और इस पर काफ़ी नाराज़गी है संसद में, इस पर काफ़ी चर्चा को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ था, लेकिन नहीं अनुमति दी गई विपक्ष को चर्चा की, और अनुमति नहीं दी गई राज्यसभा में खास तौर पर। उसके बाद क्या हुआ वो हमने देखा कि सभापति जगदीप धनखड़ बहुत नाराज़ हो गए, सदस्यों के आचरण को लेकर उन्होंने बड़ी नाराज़गी जताई और चले गए छोड़कर सदन की राज्यसभा की कार्यवाही। उन्होंने कहा कि मैं अपने को बहुत आहत महसूस कर रहा हूं, इसलिए इस समय में कार्यवाही को संचालित नहीं कर पाऊंगा, ये कह करके वो चले गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब साजिश की बातें हो रही हैं कि विनेश फोगाट के साथ साजिश हुई है और कुछ भी नहीं है, जैसा रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे कि आखिर जो सिल्वर मेडल की वो हकदार हैं, उस वजन उस समय किया गया, उस वजन वो जो एक भार ग्रुप होता है उसमें वो क्वालिफाई कर चुकी, जीत गई मुकाबला, तो जो जीता हुआ मुकाबला है उस पे बाद की तारीख वाला वजन क्यों लागू हो रहा है, जबकि उसमें उन्होंने क्वालिफाई किया था। तो ये सारी चर्चाएं, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार भाग क्यों रही है। एक बार राज्यसभा का रुख कर रहे हैं, वहां पर मनसुख मंडाविया मंत्री कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। इस टाइप की योजना के पीछे 2021-22 में 42 करोड़ रुपीस और 22-23 में 54,000 करोड़ रुपीस और 23-24 में 70,000 करोड़ रुपीस तमिलनाडु के लिए आवंटन करा गया है। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री। Whether the government is the proposed तो विनेश फोगाट को लेकर संसद में काफ़ी हंगामा हुआ, शोरगुल हुआ, उस पर चर्चा की मांग की विपक्ष ने कि आखिर कैसे ये हुआ, भारत सरकार ने उस पर किस तरह से रिएक्ट किया, इंडियन ओलंपिक संघ ने क्या किया। इन सारी बातों पर चर्चा के लिए विपक्ष चाहता था कि स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था कि इस पर चर्चा कराई जाए। अनुमति नहीं दी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने, विपक्ष की नोकझोंक हुई उनके साथ और उन्होंने अपने को बड़ा आहत महसूस किया। लेकिन बड़ी एक गंभीर बात यह है कि उसके बाद जिस तरह से इन सब के बाद सदन के नेता, राज्यसभा में सदन के नेता जब जेपी नड्डा ने जो बयान दिया वो कल के खेल मंत्री के बयान से भी ज्यादा निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट का मामला कोई मुद्दा है ही नहीं जिस पर सदन में चर्चा कराई जाए। आखिर उनको जिस मामले में पूरा देश ये चाह रहा है कि इस पर जो साजिश हुई है, नहीं भी हुई है, तो उस पर स्पष्टीकरण आना चाहिए सरकार की ओर से, उसको जेपी नड्डा कोई मुद्दा ही नहीं मान रहे हैं। अमलेंदु जी जेपी नड्डा उसको कोई मुद्दा नहीं मान रहे हैं और ये गंभीर मसला है और सरकार इस पर एक तरीके से बेनकाब होती हुई नज़र आ रही है समीर जी। और ये जो जेपी नड्डा ने बोला वो खुद जो है उन आरोपों की एक तरीके से पुष्टि कर दी जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इसमें कुछ ना कहीं कोई साजिश है। अब अगर इसमें साजिश नहीं है तो इस पर चर्चा करने में दिक्कत क्या है? सवाल ये उठ रहा है समीर जी, कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट का जिस समय वजन लिया गया, अगर उसी समय भारतीय ओलंपिक संघ खुद कह देता कि हम बाहर जा रहे हैं तो ये मेडल आ जाता, गोल्ड मेडल भले ना आता, लेकिन ये साजिशन जो था उसको वहाँ ले आके वजन कराया गया ताकि वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। दूसरा है कि जब वो 53 किलोग्राम वर्ग में खेलती थी उसको कौन 50 किलोग्राम वर्ग में लेकर आया?
ये सवाल भी उठ रहे हैं। तो ये भी एक साजिश की तरफ इशारा हो रहा है। तो साजिशें बहुत सारी हो सकती हैं, हो सकता है ये साजिशें ना हो, भलाई के लिए किया गया हो, लेकिन वो साजिश में बदल गया हो। ये भी बातें सरकार की तरफ से स्पष्ट करनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि ये कसदन नहीं किया गया, मतलब इसको जानबूझ के नहीं किया गया, या गलतियां, अगर किसी गलतियां थी वो भी तय होना चाहिए। अब जो कोच को लेकर और डाइटिशियन को लेकर, वो तो कुश्ती फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो खुद सवाल उठा रहे हैं, और जबकि कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष को लेकर विनेश फोगाट पहले से सवाल उठा चुकी थी, और उनका ट्वीट है वो 12 अप्रैल शायद 2024 का ही बयान है कि वो मेरा कैरियर बर्बाद करने की, अप्रैल का ट्वीट है कि मेरा कैरियर बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है ब्रजभूषण और उसके डमी संजय सिंह जो WFI का चेयरमैन है उसकी तरफ से। तो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। तो मुझे लगता है इन सवालों से बचने के लिए कि सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा जो ब्रजभूषण के खिलाफ आंदोलन चला उसमें जिस तरीके से व्यवहार किया पुलिस के जरिए कराया गया विनेश फोगाट के साथ और तमाम खिलाड़ियों के साथ, उसके बाद ये सवाल उठने लगे थे कि विनेश फोगाट अगर मेडल लेकर आती है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको बधाई देंगे, ये सवाल उठने लगे थे। और हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल खामोश है उसके जीतने पर, और जैसे ही वो हारती वैसे वो तुरंत जो है वो उनका ट्वीट आ जाता है। तो ये सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं। अब ये हम नहीं कह सकते इसमें कोई षड्यंत्र है कि नहीं है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब भी सरकार को देने चाहिए। लोगों की जिज्ञासा शांत होनी चाहिए कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या नहीं है। समीर जी और अमलेदु जी, ये भी है कि केवल ऐसा नहीं कि ये जो षड्यंत्र की बातें हो रही हैं केवल भारत में हो रही हैं, तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मुद्दा छाया हुआ है, और बहुत से जो विदेशी ओलंपियंस हैं, बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं, वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। और विनेश फोगाट ने जो संघर्ष किया उस पर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने भी कहा है कि सिस्टम से पक गई है ये लड़की, लड़ते लड़ते थक गई है लड़की, जिसकी बात अभी अमलेदु जी कर रहे थे। वही शशि थरूर ने भी लिखा है कि किस तरह से उन्हें अपने सम्मान की रक्षा के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ा, संघर्ष किया। और ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रहे अमेरिकी रेसलर जॉर्डन बारो भी इस मामले में उन्होंने भी विनेश फोगाट का समर्थन किया है। उन्होंने विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की है, और साथ ही ओलंपिक के नियमों में बदलाव को भी जरूरी बताया है। उनका यह कहना है कि अगर ये ऐसा है तो ये इस नियम में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि इससे एक साजिश जो कही जा रही है, उसके आरोप लग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ रहा है कि ये नियम ठीक नहीं है, इसको हटाना चाहिए। जॉर्डन बारो ने यह भी कहा है कि टूर्नामेंट में दोनों दिन वजन किया जाता है, ऐसे में दूसरे दिन वजन में 1 किलो तक की छूट मिलनी चाहिए। वजन करने के लिए सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक का समय दिया जाना चाहिए। तो ये उनका कहना है। यानी ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और दुनिया भर के खिलाड़ी ओलंपियंस इसमें विनेश फोगाट के समर्थन में है, लेकिन भारत की सरकार को इसमें चर्चा कराने की, इस पर कोई स्पष्टीकरण देने की, इस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं महसूस हो रही है। और विपक्ष इसी मुद्दे पर बात को लेकर अड़ा हुआ है कि संसद में इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए। एक बार रुक करेंगे फिर से हम लोकसभा का, और देखते हैं कि वहां अभी क्या हो रहा है। मान्यवर, धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अति लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाकर कार्रवाई की मांग करता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में भूमाफियाओं स्थानीय प्रशासन से मिलकर एक बड़े भूभाग को, जो पिछले 500-700 साल से बसा हुआ शहर का भाग था, उसे शत्रु संपित घोषित कर दिया, ताकि जो मुजफ्फरनगर का दक्षिण का भाग है, जहां एक सत्तासीन व्यक्ति की कॉलोनी है, प्राइवेट कॉलोनी, प्राइवेट बिल्डर्स को लाभ हो सके। यही नहीं मान्यवर, आज वहाँ उस कॉलोनी के गांधी कॉलोनी, द्वारकापुरी, सनातन कॉलोनी, इस और एक बार राज्यसभा का भी रुख करते हैं। वहां रणदीप सुरजेवाला कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। Minister changed on 13th July 2024 and said in 3 years they've created 8 crore jobs. Then on 12th July, a day before, one senior minister of the cabinet says in 10 years they've created 12.5 crore jobs. But sir, my question sir is, in Lok Sabha they answered that 22 crore people applied for government jobs, but only 7,22,000 got. We are confused.
Prime Minister himself doesn't know how many jobs have been created. Ministers don't know. Will the minister answer in last 10 years how many jobs have really been created? Thank you. Thank you. Deputy Chairman sir, सुरजेवाल। और ये विनेश फोगाट के अलावा लोकसभा में आज एक बार फिर मणिपुर का मुद्दा चर्चा में आया। वहां पर पिछले एक साल से जिस तरह से लगातार घटनाएं हो रही हैं, विपक्ष का आरोप है कि सरकार की चुप्पी है और सरकार वहां पर कुछ भी नहीं कर रही है कि वहां शांति बहाल हो। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसद और लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने सवाल उठाया। गौरव गोगोई ने क्या कहा, सुनते हैं उनको। आज हमारे लोकसभा सांसदों की एक बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी उपस्थित थे। विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई। वो चाहे बांग्लादेश में जो समस्या हो रही है, वो चाहे चीन के साथ जो हमारा समस्या है, वो चाहे विभिन्न जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ रहे हैं, या आज जो पार्लियामेंट का बिजनेस है, तो विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, एक सकारात्मक चर्चा हुई और राहुल गांधी जी ने सभी को प्रोत्साहन दिया कि हमें। कांग्रेस सांसदों की जो बैठक हुई उस पर गौरव गोगोई बता रहे थे कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। उसमें वक्फ संशोधन विधेयक जो आज पेश करने जा रही है सरकार, उस पर चर्चा हुई और इस विधेयक को लेकर विपक्ष एकजुट है, उसका विरोध कर रहा है। सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि संशोधन प्रस्ताव के जरिए सरकार वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करना चाहती है, अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती है और उनको एक हथियाना चाहती है। अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट भी किया था और उन्होंने बहुत ही एक तल्ख लहजे में उस पर टिप्पणी की थी कि जिस तरह से रेलवे और दूसरी तमाम जगहों को, डिफेंस की लैंड को एक्वायर कर रही है सरकार, उसको अपने कब्जे में लेकर फिर कॉरपोरेट को देने की साजिश कर रही है, उसी तरह से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को भी अपने कब्जे में लेकर अपने लोगों को यानी कॉरपोरेट्स को और बीजेपी के लोगों को देने की कोशिश कर रही है। तो इस पर आज लोकसभा में संशोधन प्रस्ताव पेश होना है जिस पर विपक्ष विरोध करने के लिए एकजुट है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि इन मुद्दों पर सरकार न तो गठबंधन के सहयोगियों से कोई चर्चा करती है, न विपक्ष के सदस्यों से कोई चर्चा करती है और सीधे उसको विधेयक के रूप में लेकर आती है और ये आरोप सरकार के सहयोगी दलों ने भी लगाए हैं। इसके अलावा जो गौरव गोगोई ने लोकसभा में आज मणिपुर का मुद्दा फिर से उठाया और कहा कि पिछले एक साल से वहां पर अशांति जारी है, हिंसा हो रही है, स्थिति खराब है, हजारों लोगों को विस्थापित होकर के अपने घरों से दूर रहना पड़ रहा है, शरणार्थी कैंपों में रहना पड़ रहा है, लेकिन सरकार खामोश है। सुनते हैं गौरव गोगोई ने मणिपुर को लेकर लोकसभा में क्या कहा। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो कुल मिलाकर सरकार घिरी हुई है। विनेश फोगाट के मामले में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विरोध हो रहा है। 1 बजे संसद में, लोकसभा में पेश होना है। इन सारे मुद्दों पर विपक्ष एकजुट है और सरकार को घेरे हुए है। विनेश फोगाट के मामले में साजिश के आरोप लग रहे हैं कि एक साजिश के तहत उनको हटाया गया, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ, भारत सरकार ने उस पर कोई एक अपना प्रतिरोध नहीं जताया या कोशिश नहीं की कि उनको कम से कम उनको फाइनल से भले डिस्क्वालीफाई किया गया, लेकिन उनका जो सिल्वर मेडल बनता था जब वो सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंची हैं, तो वो उनको मिलना चाहिए। आखिर उनको पूरे ओलंपिक सत्र से बाहर क्यों कर दिया गया? तो ये सारे सवाल हैं, लेकिन जेपी नड्डा का कहना है कि ये कोई मसला नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है जिस पर चर्चा कराई जाए। मुझे लगता है कि अभी इस पर संसद में फिर से हंगामा होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार ये चाहेगा, भले ही आहत होकर सभापति चले गए हो बाहर, लेकिन फिर आएंगे ही, या आप देखना है कि वो कब तक आते हैं। जिस भाषा में, जिस तरह से भावुक होकर उन्होंने ये बात कही कि वो सदस्यों के आचरण से बड़े आहत महसूस कर रहे हैं खुद को, और इस स्थिति में नहीं है कि वो कार्यवाही को आगे संचालित कर सकें। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर सरकार इस मुद्दे पर बात करने से क्यों बच रही है? आखिर क्या वजह हो सकती है?
बिल्कुल समीर जी, देखिए कुछ ना कुछ तो दिक्कतें हैं जो सरकार इस पर बात करने से बच रही है, वरना सरकार को इस पर बात करनी चाहिए थी और विपक्ष जो सवाल उठा रहा था उसके जवाब देने चाहिए थे। संसद है ही इसीलिए कि विपक्ष सवाल पूछेगा, सरकार जवाब देगी। सरकार को जवाबदेह होना चाहिए, विपक्ष के प्रति भी और देश की जनता के प्रति भी और संसद के प्रति भी। समस्या इस सरकार के साथ समीर जी यही है कि पिछले 10 वर्षों से अब तक ये लगातार अपनी जिम्मेदारियों से भागती रही है और जवाबदेह किसी के प्रति नहीं रही है। संसद के प्रति भी प्रधानमंत्री जवाबदेह नहीं रहे हैं, अभी तक ये देखने में आया है। विपक्ष इस तरीके के आरोप लगाता रहा है, तो संसद के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए। विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो सवाल सरकार से है, वो देश के सवाल हैं, उन सवालों पर सरकार को जवाब देने चाहिए। अच्छे हो या बुरे हो, विपक्ष को सवाल आपका उत्तर पसंद आए या नहीं आए वो एक अलग का मसला हो सकता है, लेकिन अगर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, सरकार से पूछे जा रहे हैं, तो सरकार को सवालों के जवाब तो देने ही चाहिए। आप अपने मन का जवाब दीजिए, आपसे नहीं कहा जा रहा है कि आप विपक्ष के मन का जवाब दीजिए, आपका जो जवाब है आप वो दीजिए, लेकिन जवाब तो दीजिए। आप तो जवाब देने को तैयार ही नहीं है, चर्चा के लिए आप तैयार ही नहीं है और आप भाग जाते हैं सदन से आरोप लगा करके। तो ये 70 सालों में पहली सरकार है समीर जी जो सदन में आरोप लगाकर भाग जाती है। मतलब पहले हम तो देखते थे कि विपक्ष वॉकआउट करता है, यहाँ तो सरकार भाग जाती है आरोप लगाकर विपक्ष के ऊपर। ये लगातार 10 सालों से दृश्य देखने को मिल रहे हैं और दुर्भाग्य की बात यह कि दृश्य अभी भी कम नहीं हुए। बिल्कुल, और आप विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया गया है कि शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री ने जिस तरह से बयान दिया और कहा गया, विपक्ष का आरोप है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस दे रखा है कि संसद में उन्होंने झूठ बोला है, गलत बयान, गलत तथ्य दिए हैं, लेकिन अभी तक उस प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं हुआ है कि उसको आगे बढ़ाया गया है या नहीं बढ़ाया गया है। एक बार रुख करते हैं लोकसभा का। निशिकांत दुबे जो गोड्डा झारखंड से सांसद हैं, काफी चर्चा में रहते हैं, वो कुछ सवाल उठा रहे हैं। इकोनॉमिक सेंसस को लागू नहीं करना चाहती है, जिस तरह कर्नाटक में कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी ना उसको डिस्क्लोज कर रही है ना लागू कर रही है, तो कांग्रेस और जेएमएम के ऊपर दबाव डाले और किसी भी कीमत पर ओबीसी को झारखंड में 27% रिजर्वेशन दे। यही आपके माध्यम से मेरा भारत सरकार से आग्रह। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य श्री अमरा राम जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा का, सदन का, सरकार का और कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। तो लोकसभा में आज पेश किया जाएगा वक्फ संशोधन विधेयक, और इसमें जो संशोधन की जो प्रस्ताव सरकार ला रही है, जो तमाम बदलाव करने की कोशिश कर रही है, उसे लेकर विपक्ष हमलावर है सरकार पर। आरोप लग रहे हैं कि वो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर उसकी निगाह है और इस संशोधन प्रस्ताव के जरिए वो इन जमीनों को हड़पना चाहती है, ऐसा आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। इसके अलावा आरजेडी सांसद मीसा भारती ने भी इसे लेकर कुछ कहा है, सुनते हैं क्या कह रही हैं मीसा भारती। समाजवादी पार्टी कांग्रेस विरोध कर रही है, आरजेडी का स्टैंड क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि जो इंडिया अलायंस के जितने भी दल हैं सब इसका विरोध करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल भी इसका विरोध करेगी और जैसे कि हम कह रहे हैं कि सरकार जो दूसरे मुद्दे हैं, जो सबसे जरूरी और अहम मुद्दे हैं, देश हित में जो मुद्दे हैं, जैसे नौजवानों के लिए बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही है, महंगाई पे कोई बात नहीं हो रही है, तो ये सब मुद्दे हैं जो पहले लाने चाहिए थे, उस पर कुछ सरकार को करना चाहिए था। लेकिन एक आखिरी सवाल यह है कि अल्पसंख्यक खासतौर पर मुस्लिम है, ट्रिपल तलाक की पद्धति लाकर इंसाफ दिलाने की बात है, वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट कर बिल में अमेंडमेंट कर इंसाफ दिलाने की बात। आपको लगता है कि सरकार अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश कर रही है? मतलब एक तरफ से सरकार दिखावा करती है और मतलब वो कहते हैं ना कि और दूसरी तरफ आप देखिए कि देश में अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। बाकी जब ये बिल आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि अंदर उसमें क्या क्या है, उन लोगों ने क्या रखा है। मैम, आज सरकार तो वक्फ संशोधन विधेयक लेकर सरकार आ रही है और इसे लेकर विपक्ष हमलावर है। मीसा भारती कह रही थी कि हमने देखा नहीं, और ये आरोप सरकार के सहयोगी दल भी लगा रहे हैं कि उन्होंने विधेयक में क्या प्रावधान किए गए हैं, जो संशोधन प्रस्ताव विधेयक लाया जा रहा है उनको पता ही नहीं है। अखिलेश यादव ने भी इसके विरोध की घोषणा की है, कांग्रेस पार्टी में भी तय हुआ है, आज बैठक हुई है जिसमें इस प्रस्ताव के विरोध की बात कही गई है। तो इस मामले में विपक्ष हमलावर है सरकार
सरकार के ऊपर विनेश फोगाट को लेकर हमलावर है और हम इस पर आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे कि इस संसद में क्या गतिविधियां चल रही हैं और जब प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उस समय संसद में किस तरह से विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया है और सत्ता पक्ष का क्या कहना है, इसके पीछे उसका क्या मकसद है, विपक्ष के आरोपों को वो किस तरह से खारिज करती है, ये देखने वाली बात है। तो इस पर हम अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल मुझे समीर आत्मज मिश्र और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।